हेलो चिल्ड्रन, आज हम बुक विस्टास से क्लास 12 की जो बुक है इंग्लिश की, वहां से कंप्लीट शॉर्ट रिवीजन लेने वाले हैं। ये वीडियो आपका 40 मिनट्स का होगा और बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट आपका ये वीडियो रहने वाला है। एक शॉर्ट रिवीजन होगा सारे ही चैप्टर्स का 1 to 1। आई एम योर इंग्लिश मेंटर शशि एंड आई वेलकम यू ऑल इन VSA जयपुर यूट्यूब चैनल। सो लेट्स बिगिन विद दैट धमाकेदार बिगिनिंग करते हैं इसकी और 40 मिनट के अंदर हम इसको खत्म कर देंगे। ठीक है, द थर्ड लेवल चैप्टर 1 है ये विस्टास बुक से। तो लेट्स बिगिन। द थर्ड लेवल स्टोरी इज रिटन बाय जैक फिनी। आपको ध्यान रखना है क्योंकि विस्टास बुक से अपने जो क्वेश्चंस बनने वाले हैं एट द एंड ऑफ द क्वेश्चन पेपर, वहां पे 6-7 क्वेश्चंस MCQs होंगे और MCQs में आपसे चैप्टर के राइटर को पूछ सकता है। तो जैक फिनी इज द राइटर ऑफ द चैप्टर थर्ड लेवल। पहली लाइन, ही वॉज एन अमेरिकन राइटर एंड हिज बेस्ट नोन वर्क आर साइंस फिक्शन। साइंस फिक्शन मीन्स रिलेटेड टू साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड थ्रिलर्स ऑल्सो। इनमें ही इन्होंने राइटिंग किया है, किसने? जैक फिनी ने। दिस स्टोरी एक्सप्लेन्स द डिसएडवांटेजेस एंड हार्श कंडीशंस आफ्टर द वॉर। तो आपको पता है 2 वर्ल्ड वॉर ऑलरेडी हैड हैपेंड। तो उन्हीं वॉर्स के बाद में जो कंडीशंस लोगों की रही है, जो मेंटालिटी बन गई थी, उसके बारे में यहाँ पे बात की गई है। एंड द वॉर क्रिएट्स इंटेंस प्रेशर एंड फियर इन द पीपल लिविंग देयर। तो लोग, आज की जो जनरेशन है, आज की तो बात नहीं है, आफ्टर जस्ट वॉर यहाँ पे बात हुई है, तो वहां के जो लोग थे उनके अंदर एक इंटेंस फियर था, उनके ऊपर एक इनसिक्योरिटी थी उन लोगों को। एंड दैट इज व्हाई व्हाट दे वांटेड टू मूव अवे फ्रॉम दीज हार्श रियलिटीज। सो लेट्स मूव फर्दर अबाउट चार्ली। तो बेटा चार्ली इस चैप्टर के मेन कैरेक्टर है। थर्ड लेवल चैप्टर इज द स्टोरी ऑफ चार्ली, a 31-year-old man। आपको चार्ली का एज भी याद रखना है। चार्ली मेन कैरेक्टर भी है और नैरेटर भी है, स्टोरी के नैरेटर भी है चार्ली। क्वेश्चन आया हुआ है ये कि चार्ली, हु इज द नैरेटर ऑफ द स्टोरी, द थर्ड लेवल, देन ही इज चार्ली। ही इज a 31-year-old man whose psychological condition not well, जिसका साइकोलॉजिकल कंडीशन कैसा नहीं है, ठीक नहीं है। एंड इन दिस स्टोरी ही इमेजिन्स विजिटिंग द थर्ड लेवल स्टेशन ऑफ द ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन। तो देयर वाज अ स्टेशन जिसका नाम था ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन। वो अपनी इमेजिनेशंस में, जैसा कि बोला गया है कि उनका साइकोलॉजिकल कंडीशन ठीक नहीं था, तो अपने इमेजिनेशंस में ही क्या होता है, ये अपने जो कैरेक्टर है, अपने जो नैरेटर है चार्ली, ये कहाँ पहुंच जाते हैं? थर्ड लेवल स्टेशन पे। और इसका नाम क्या है? ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन। ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पे ऐसा बोला गया है कि वहां पे एक थर्ड लेवल था, थर्ड लेवल। और जो थर्ड लेवल था ये एक मीडियम था एस्केप होने का, किससे? हार्श रियलिटीज से। हार्श रियलिटीज बोले तो जो वास्तविकताएं थी कि इन्हीं कंडीशंस में अपने को जिंदगी को जीना है, नहीं, उनसे दूर भाग रहे हैं। क्यों? चार्ली, क्योंकि वो नहीं रहना चाहते इन इनसिक्योरिटीज के, इन डर के अंदर जो आफ्टर वॉर वहां पे स्प्रेड था। तो एक्चुअली द स्टेशन हैज ओनली 2 लेवल्स। वैसे तो स्टेशंस पे 2 ही लेवल्स होते हैं, बट चार्ली हॉलोसिनेट्स अबाउट द थर्ड लेवल, लेकिन वो अपनी इमेजिनेशंस में थर्ड लेवल को भी इमेजिन करते हैं। ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑफ द थर्ड लेवल हम देखते हैं थोड़ा सा। थर्ड लेवल का जो समरी है स्टार्ट होता है नैरेटर के खुद के साथ में। नैरेटर यानी कि चार्ली के खुद के साथ में ही वाज टॉकिंग अबाउट द थर्ड लेवल। जैसे ही स्टोरी शुरू होती है, थर्ड लेवल की शुरुआत हो जाती है, वो बात करते हैं चार्ली थर्ड लेवल के बारे में। तो थर्ड लेवल एट द ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन। और बेटा ये थर्ड लेवल कहाँ पे इमेजिन करते हैं? वो ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पे करते हैं। विच हैज ओनली 2 लेवल्स इन रियल लाइफ। रियल में तो वहां पे 2 ही लेवल्स थे, which the president of New York Central and the New Haven and Hartford railroads would vouch for. Means according to them all there were 2 levels only, but as per our narrator Charlie, he imagined third level also, and the third level was only the imagination of the narrator of the character Charlie. आगे देखते हैं। The protagonist says he himself has been to the third level. Protagonist कौन है? अपने चार्ली है, narrator. The protagonist of this story was reminiscing about the entire incident with his psychiatrist friend Sam. तो बेटा अब इस चैप्टर के अंदर एक दूसरे कैरेक्टर हमारे सामने आते हैं, उनका नाम है सैम। सैम कौन है? चार्ली के फ्रेंड है।
और फ्रेंड होने के साथ साथ ही ये एक साइकेट्रिस्ट भी है। तो सैम कौन है? साइकेट्रिस्ट है। आपको ध्यान रखना है, एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है। So he said, तो ये बात किससे कर रहे हैं? अब सैम से कर रहे होते हैं। He said that he was trying to escape the burden of the present realities, और वो बोलते हैं सैम को कि भाई मैं तो पूरी कोशिश कर रहा हूं किससे? ये जो burden of present realities है इससे बचने की। Charlie is going to Grand Central Station, तो देखिए he was working somewhere in an office, और वहां से वो जब अपने घर वापस आते हैं तो ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन से आते हैं। बट वन डे व्हाट हैपेंड विद हिम, एक दिन क्या होता है उनके साथ में कि वो थर्ड लेवल इमेजिन कर लेते हैं। कहां पे? ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पे। अब जब थर्ड लेवल इमेजिन किया उन्होंने तो वहां से वो कहां पहुंचते हैं देखते हैं। तो Charlie said that his stamp collection was proof that he needed refuge from reality and his grandfather did not need any refuge from reality। अब देखो चार्ली, यहाँ पे उनको एक शौक था किसका? स्टैम्प कलेक्शन का। स्टैम्प कलेक्शन क्या होता है आप सबको पता है? स्टैम्प्स क्या होते हैं? वही एनवेलप जिनमें हम लेटर्स को इधर उधर करते हैं। स्टैम्प कलेक्शंस का इनको बहुत ज्यादा ये फॉन्ड ऑफ थे, शौकीन थे। तो वो प्रूफ है किसका? इस रिफ्यूज का। किससे? रियलिटी से रिफ्यूज करने का। और वो बोलते हैं कि मेरे ग्रैंडफादर को इस चीज की कोई जरूरत नहीं थी। क्यों नहीं थी? बिकॉज एट दैट टाइम जब ग्रैंडफादर एग्जिस्ट करते थे उस टाइम पे वॉर्स नहीं थे, फाइटिंग्स नहीं थी, लड़ाइयां नहीं थी, कोई इनसिक्योरिटीज नहीं थी, डर नहीं थे। बट प्रेजेंट टाइम में इतनी सारे वॉर्स, इतने सारे इनसिक्योरिटीज इंसान के माइंड में घर कर जाती हैं कि वो उनसे बचना चाहता है। तो वो बोलते हैं कि मेरे ग्रैंडफादर के टाइम पे ना इस चीज की कोई जरूरत नहीं थी, रियलिटीज से रिफ्यूज करने की कोई भी नीड नहीं थी। At his times that things were peaceful and simple। क्यों नहीं थी? क्योंकि उस टाइम पे चीजें एकदम पीसफुल थी, एकदम सिंपल थी। He said, और चार्ली आगे क्या बोलते हैं? That even my grandfather also had started stamp collection, but not out of insecurities. In fact, even President Roosevelt collected stamps। इवन प्रेसिडेंट रूजवेल्ट भी शौक रखते थे किसका? स्टैम्प कलेक्शन का। तो मेरे ग्रैंडफादर को भी ये शौक था, लेकिन ऐसा नहीं था कि वो अपना टाइम, अपना माइंड डाइवर्ट करने के लिए स्टैम्प कलेक्शन करते थे। बट चार्ली के साथ में कुछ ऐसा ही होता है। चार्ली जो कि अपने नरेटर है, ये स्टैम्प कलेक्शन क्यों करते हैं? टू डाइवर्ट हिज माइंड फ्रॉम द हार्श रियलिटीज ऑफ लाइफ। One night, what happens? The previous summer, he was returning from his work। अब स्टोरी शुरू होती है कि चार्ली के साथ ऐसा क्या होता है, कहां पे होता है कि वो थर्ड लेवल इमेजिन करते हैं। तो देखिए, he was returning from his work, अपने ऑफिस से रिटर्न कर रहे होते हैं। and at that time and was in a hurry, और जल्दी में थे बहुत ज्यादा। so he decided to take a subway from Grand Central Station instead of a bus। subway आप जानते हो सबवे क्या होता है? अंडरग्राउंड रोड, ठीक है। तो इस सबवे लेने का सोचते हैं किसके बजाय? बस के बजाय। he was dressed ordinarily, उन्होंने ड्रेसअप किया हुआ था, फॉर्मल ड्रेसअप था उनका, because he was returning from office। Then he says that the station has been growing like a plant and he has often bumped into new corridors and doors। जब वो स्टेशन के अंदर ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन में एंट्री करते हैं तो वो बताते हैं कि ये एक प्लांट के जैसे ग्रो करता जा रहा था, और इसमें से इसके जो कॉरिडोर्स थे ना, वो न्यू कॉरिडोर्स जस्ट लाइक ब्रांचेस ऑफ द ट्री, वो सामने आते जा रहे थे मेरे। तो चलो आगे देखते हैं और क्या बोलते हैं। Hence, he thought that he was walking through a secret tunnel and reached the third level of the station। और आगे बोलते हैं कि फिर भाई जब मैं ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के अंदर घुसा तो मेरे को लगा this is growing like a plant and in all the direction the branches of the trees are spreading। They were the new corridors which I had never seen, जो मैंने कभी देखे ही नहीं थे। तो अब आगे बोलते हैं कि भाई ऐसा लग रहा था, फिर मैं एक सीक्रेट टनल से निकलता हुआ फील करता हूं खुद को, और फिर पहुंच जाता हूं मैं कहां पे? थर्ड लेवल पे। उन्होंने सबवे लेने के लिए वो जा रहे हैं, ठीक है, सबवे पकड़ने जा रहे हैं, तो वहां से फिर थर्ड लेवल पे पहुंच जाते हैं। He said when he reached the third level, he saw every room was smaller. There was a lesser number of ticket windows, information booths and train gates। तो डिफरेंस वहां पे उनको दिखता है, कहां पे? थर्ड लेवल पे। थर्ड लेवल पे जैसे ही वो एंट्री करते हैं
वहां पे डिफरेंस दिखता है उनको, जो रूम्स थे ना दे वर स्मॉलर। दूसरा, लेजर नंबर ऑफ टिकट विंडोज भी कम थी। अभी जो प्रेजेंट टाइम में बहुत सारी टिकट विंडोज वहां पे ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पे जैसे दिखती थी, तो थर्ड लेवल पे बोले वहां पे इतनी टिकट विंडोज ही नहीं थी। इंफॉर्मेशन बूथ भी कम थे, ट्रेन गेट्स भी इवन वहां पे कम थे। अब बोलते हैं कि दे वर ऑल ओल्ड लुकिंग एंड मेड ऑफ वुड, सारी चीजें मेड ऑफ वुड थी, ओल्ड लुकिंग थी। द स्टेशन वॉज डिमलेट, उसके साथ साथ अपना जो ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन का थर्ड लेवल था वो भी डिम लाइटेड था, वहां पे लाइट भी बहुत कम थी। देयर वॉज द यूजेस ऑफ ओपन फ्लेम गैस लाइट्स, अपन पहले यूज करते थे ना को ओपन फ्लेम गैस लाइट्स, यहाँ पे लाइट जलती रहती है ऐसे करके, वो लैंप होते थे, तो वहां पे उस तरीके का लाइटिंग सिस्टम दिखता है। चलिए आगे चलते हैं। अबाउट द पीपल, तो ये तो वहां का, अभी हमने प्रीवियस स्लाइड में क्या देखा, डिस्क्रिप्शन देखा किसका, ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन का, कहां पे, थर्ड लेवल पे, थर्ड लेवल का। तो अगर आपको आता है क्वेश्चन की थर्ड लेवल का ब्रीफली डिस्क्राइब करो, तो आप वहां पे क्या करोगे, रूम्स वर स्मॉलर and the lesser number of ticket windows and information booths and the lesser number of train gates also, and they all were old looking and made of wood। ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा बेटा, डिस्क्रिप्शन हो जाएगा किसका, थर्ड लेवल का। चलो अब आगे चलते हैं। This is all about the people in Grand Central Station। They were dressed in old-fashioned clothing and there were brass spittoons। Spittoons क्या होता है, spittoons means अभी जो पान वगैरह खाते हैं लोग, उनको थूकने के लिए जो बर्तन यूज करते हैं, that is known as spittoons। Everywhere around वहां पे जमीन में रखे हुए थे, और वो spittoons ऐसे नहीं थे, they were made up of brass। People had fancy बियर्ड दाढ़ियां थी लोगों की, एंड माउस्टैक्स वहां पे थे, उनके बड़ी बड़ी मूछें थी। His suspicion was validated by the date in the newspaper। जून 11, ये डेट आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। तो अब उनका सस्पिशन, वो बहुत ज्यादा सस्पेक्ट हो जाते हैं, मतलब उनके दिमाग में अलग सी चीजें आने लगती है जब वो देखते हैं किसको, एक न्यूज़पेपर को। वो न्यूज़पेपर जून 11 1894 का होता है, ठीक है बेटा। अब क्या होता है, ये न्यूज़पेपर उनको वहां पे थर्ड लेवल पे दिखता है, तब उनको लगता है कि मैं कहाँ हूं, क्योंकि क्या मैं इस टाइम को ट्रेवल कर रहा हूं जो टाइम यहाँ पे दिया हुआ है। देखते हैं, चार्ली after realizing his time travel wanted to go to the Galsburg with his wife Louisa। थर्ड कैरेक्टर हमारे सामने आ चुकी है, और हमारी थर्ड कैरेक्टर है कौन, लुइसा। शी इज द वाइफ ऑफ द नरेटर चार्ली। अब वो रियलाइज करते हैं कि अब कहाँ थे वो, 1890s के उसमें थे, तो अब वो बोलते हैं कि मैं गैल्सबर्ग जाना चाहता था, किसके साथ में, अपनी वाइफ लुइसा के साथ। While he went looking for the tickets at the ticket counter, he found that the currency in use was different from that of the old times। अच्छा, अब देखते हैं ये क्या बोलते हैं कि जब मैं टिकट विंडो पे गया तो मुझे करेंसी भी डिफरेंट दिखा वहां पे। The following day, he withdrew all his savings and got them converted into old currency। ठीक है, अब वो क्या करते हैं, वहां पे जब वो जाते हैं तो उनके पास में जो पैसा था थर्ड लेवल पे, उसको किसी ने एक्सेप्ट ही नहीं किया, बिकॉज दे वर यूजिंग द ओल्ड करेंसी। तो नेक्स्ट डे, अभी अपनी इमेजिनेशंस में ही है, और नेक्स्ट डे फिर वो बैंक जाके अपना सारा पैसा लेके आते हैं, उसको कन्वर्ट कराते हैं ओल्ड करेंसी के अंदर, ठीक है। दिस डिस्ट्रेस्ड हिज वाइफ, ये सारी चीजें उनकी वाइफ को डिस्ट्रेस कर देता है, परेशान कर देती है कि भाई चार्ली कर क्या रहे हैं। He does not find the third level at the station the next day। बट जब वो आते हैं क्या करने, उस करेंसी को ओल्ड करेंसी में कन्वर्ट कराने, तो नेक्स्ट डे उनको क्या नहीं मिलता, थर्ड लेवल नहीं मिलता है। His wife was worried when she got to know about it। उनकी वाइफ बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है when she got to know what he is doing, what is happening with him, why is he changing the new currency into old। okay, after a while he distracted himself with stamps। अब after a while वो खुद भी distract हो जाते हैं किससे, स्टैम्प से। somehow Sam the psychiatrist disappeared out of the blue। अब उनका जो फ्रेंड था, जो हमने बहुत चैप्टर के शुरुआत में जिसको देखा था, तो जो उनका फ्रेंड है सैम,
वो डिसअपियर हो जाता है अचानक से, आउट ऑफ द ब्लू हो जाता है, मतलब दिस इज अ फ्रेज कि अचानक से गायब हो जाते हैं। तो स्टोरी के शुरुआत में ये सैम से बात कर रहे होते हैं कि भाई मुझे तो एक एस्केप चाहिए इन हार्श रियलिटीज से, ठीक है, मुझे इनसिक्योरिटी नहीं चाहिए, मुझे शांत पीसफुल लाइफ चाहिए। और उसी पीसफुल लाइफ को कहते हैं ना, तलाश करते करते अपने जो नैरेटर हैं चार्ली, अपने जो कैरेक्टर है चार्ली, वो कहाँ पहुंच जाते हैं, थर्ड लेवल पे। और ये थर्ड लेवल उनको, क्योंकि थर्ड लेवल उस टाइम का टाइम शो करता है जब उनके ग्रैंड पेरेंट, उनके जो ग्रैंडफादर थे, 80s को ये एक्सप्लेन करता है, 80s के बारे में बताता है। उस वो टाइम जो था ना, आप देखो अपना जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर होता है वो भी कब होता है, 1940s में होता है ना, 1914। तो उससे पहले का टाइम यहाँ पे डिस्कस हुआ है बेटा। अब उससे पहले का हुआ है, इट मीन्स दैट वाज अ पीसफुल टाइम टू द पीपल, है ना, पीसफुल टाइम होता है लोगों के लिए। तो उस लाइफ को जीना चाहते हैं चार्ली जब कोई भी वॉर्स नहीं थे। और आफ्टर 1940s वॉर्स, इनसिक्योरिटीज, फियर बहुत ज्यादा हो गया, इन्हीं सारी चीजों को ये अवॉइड करना चाहते हैं। एंड ही वांट टू ट्रेवल इन द सेम टाइम दैट वाज वेरी पीसफुल। ओके, लेट्स मूव फर्दर। So now we are moving towards the conclusion of the chapter, the third level. This is the third level summary we have studied with, and here the author indirectly describes the repercussions of war indirectly. देखिए यहाँ पे अपने जो चार्ली है, नैरेटर हैं, वो वॉर रिपर्कशंस को क्या करते हैं, हमको समझाते हैं कि जो लड़ाइयाँ हैं, जो वॉर्स हैं, उनके रिपर्कशंस क्या, उनके रिजल्ट्स क्या, उनके परिणाम क्या है, लोग किस हद तक इमेजिन करने लगते हैं चीजों को। It shows the urge of people wanting to live in a peaceful environment। और indirectly हमारे सामने वही चीज निकल के आती है कि जो लोग हैं उनको एक पीसफुल एनवायरनमेंट चाहिए, विदाउट स्ट्रेस रहना चाहते हैं वो, उनको फियर नहीं चाहिए, उनको एंजाइटी नहीं चाहिए। और इन्हीं सारी चीजों को अवॉइड करने के लिए ये हमारे जो नैरेटर है चार्ली, वो कहाँ चले जाते हैं, थर्ड लेवल पे चले जाते हैं बेटा, ठीक है ना। तो विद दैट वी हैव कंप्लीटेड दिस स्टोरी। वी आर मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट चैप्टर, दैट इज द टाइगर किंग। सो लेट्स बिगिन विद दैट। ठीक है, चैप्टर 2 टाइगर किंग। सबसे पहले इसके कैरेक्टर्स को देखते हैं कि चैप्टर में कौन कौन से कैरेक्टर्स हमारे सामने हैं। तो सबसे पहले और जो मेन और इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है वो है बेटा द टाइगर किंग। बड़ा अजीब ही नाम है ये, द टाइगर किंग। लेकिन टाइगर किंग जो नाम है ये एक बंदे का कब पड़ता है, जब वो किल कर लेते हैं 99 टाइगर्स को, देन ही गॉट दैट नेम द टाइगर किंग। तो चलिए देखते हैं आगे। The Tiger King is the hero of the story, the Maharaja of प्रतिबंधपुरम also। टाइगर किंग कौन है, प्रतिबंधपुरम के महाराजा हैं, ध्यान रखें इस नाम को, that was the state। ओके, तो प्रतिबंधपुरम के महाराजा हैं कौन, टाइगर किंग, और इस स्टोरी के हीरो भी हैं। He was also known as his highness जमींदार जनरल खिलेदार मेजर। तो देखिए ये सारी चीजें जो है ना, हिज हाईनेस, जमींदार जनरल, खिलेदार मेजर, आप कभी अगर ये जो अकबर बीरबल की जो कहानियां हैं इनको कभी देखते हो ना, तो वहां आपको दिखेगा कि जब अकबर की एंट्री होती थी तो बड़े उसके रिस्पेक्ट में बड़े तरीके से बोला जाता था कि भाई हुजूरे सल्तनत, बादशाह सलामत दरबार में पधार रहे हैं। तो दीज वर द थिंग्स ओनली टू शो द रिस्पेक्ट टू द टाइगर किंग। ओके, सो लेट्स मूव फर्दर। सत्यव्याघ्र समाहारी। अब देखो सत्यव्याघ्र समाहारी भी टाइगर किंग को नाम दिया गया। क्यों दिया गया बेटा, क्योंकि सत का मतलब होता है 100 और व्याघ्र का मतलब होता है शेर, और समाहारी मारने वाला, 100 शेरों को मारने वाला, ठीक है। तो सत्यव्याघ्र समाहारी उनको टाइटल दे दिया गया। एंड ही वाज आल्सो नोन एज महाराजाधिराज, विश्व भुवन सम्राट, सर जिलानी जंग बहादुर। उनका जो मेन नाम होता है ना वो होता है जिलानी जंग बहादुर। MAD, ACT, C और CRCK, ये यहां से आपको कोई मतलब नहीं है चीजों को रटने का, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा आपको एक या दो उनके टाइटल्स पूछे जा सकते हैं। व्हाट वर द टाइटल्स ही गॉट। ओके, अभी अपना क्राउन प्रिंस, क्राउन प्रिंस बेटा कोई अलग से नहीं है, क्राउन प्रिंस अपने कौन है, प्रतिबंधपुरम के महाराजा जो बाद में बनते हैं टाइगर किंग ही है ये। इनको क्राउन प्रिंस क्यों बोला गया है चैप्टर के अंदर, क्योंकि जब ये बहुत छोटे थे, है ना, 10 डेज बॉय थे,
उस टाइम पे ये कुछ एक ऐसा मिरेकल करते हैं और उस मिरेकल की वजह से he was very much famous, ठीक है। तो क्राउन प्रिंस, a 10-day-old baby who later became the महाराजा of प्रतिबंधपुरम, जैसा मैंने आपको बताया था, बाद में वो प्रतिबंधपुरम के राजा बनते हैं। अपने जो नेक्स्ट कैरेक्टर है यहाँ पे वो है चीफ एस्ट्रोलॉजर। ये रॉयल फोरटेलर है स्टेट के। फोरटेलर किसको भी बोलते हैं? जो भविष्य बताते हैं, है ना, भविष्य वक्ता भी कह सकते हैं आप, इनको प्रेडिक्टेटर भी कह सकते हैं आप, इनको एस्ट्रोलॉजर भी कह सकते हो, ठीक है। तो ये कौन है? रॉयल एस्ट्रोलॉजर थे, चीफ एस्ट्रोलॉजर थे, और ये क्या एक्सप्लेन करते हैं, क्या फोरटेलिंग करते हैं अबाउट द क्राउन प्रिंस और द महाराजा ऑफ प्रतिबंधपुरम। वो बोलते हैं कि भाई यू कैन किल 99 टाइगर्स बट द 100th टाइगर विल बी द रीजन ऑफ योर डेथ। क्या बोला मैंने? यू कैन किल द 99 टाइगर्स दिस वे बट द 100th टाइगर विल बी द रीजन ऑफ योर डेथ। दूसरी चीज ये कि ऐसा क्या है कि टाइगर से रिलेटेड थे, क्योंकि इन्होंने जो रॉयल एस्ट्रोलॉजर है, इन्होंने जब इस क्राउन प्रिंस ने पूछा कि क्यों, रॉयल एस्ट्रोलॉजर ने, जब ये 10 दिन के थे तो इनके नामकरण के लिए आते हैं और ये बोलते हैं कि इस बच्चे की मृत्यु हो जाएगी टाइगर से। तो अब अपना जो क्राउन प्रिंस है, जो मिरेकल की मैंने बात की, वो यही मिरेकल था कि मात्र ये 10 दिन के थे एंड ही आस्क्ड दिस इंटेलिजेंट क्वेश्चन, व्हाट वाज इट, दैट व्हाट विल बी द cause of my death, what will be the reason, can you tell me the manner of my death? क्या आप मेरे को मेरी डेथ का मैनर बता सकते हो? It is all true that the person who born has to die one day, उसको तो मरना है, but what is the manner? आपकी इंटेलिजेंस ही तो बोले तब होगी जब आप मुझे मैनर बताओगे मेरी डेथ का। चलिए अब ये मैनर बताते हैं। तो ये मैनर क्या बताते हैं? दैट यू आर बोर्न इन द आवर ऑफ बुल। बुल आप सब जानते हो वृषभ राशि होती है, तो you are born in the hour of the bull and the tiger and the bull are enemy, that's why your death will be the cause of tiger। तो चलो आगे देखते हैं। दुराई, दुराई कौन है? मीन्स चीफ लीडर इन तमिल लैंग्वेज में जो चीफ लीडर होता था उसको दुराई बोलते थे, और ये दुराई जो कौन तमिल लैंग्वेज में बोलते थे चीफ लीडर को। देखिए उस टाइम पे जबकि ये स्टोरी है, ब्रिटिशर्स वर रूलिंग ओवर इंडिया एंड जो ब्रिटिश हाई रैंकिंग ऑफिसर था और उनका एक सेक्रेटरी, यहाँ पे जो ब्रिटिश हाई रैंकिंग ऑफिसर है इसको दुराई बोला गया है। दूसरा अपना नेक्स्ट कैरेक्टर आता है दीवान। ये चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस है किसका? महाराजा ऑफ प्रतिबंधपुरम का। तो यहाँ पे दुराई नाम से एक कैरेक्टर अपने सामने है, दीवान है अपने सामने। तो आगे देखो दुरासिनी कौन है? डेफिनेटली दुरासिनी विल बी द वाइफ ऑफ दुराई। तो शी वॉज द वाइफ ऑफ हाई रैंकिंग ब्रिटिश ऑफिसर, a greedy woman. She was a greedy woman who takes all the 50 or so diamond rings for herself. She was a greedy woman. दुरई की जो वाइफ है एज अ ग्रीडी वुमन हमारे सामने है और वो 50 रिंग्स ले लेती है। किससे? महाराजा से। क्यों ले लेती है इसका भी रीजन हम स्टोरी के अंदर जानेंगे, ठीक है। अब हम देखते हैं समरी इस चैप्टर का। वी हैव गॉट फैमिलियर विद द कैरेक्टर्स ऑफ द स्टोरी। तो चलिए, द महाराजा सर जिलानी जंग बहादुर, जैसा मैंने आपको नाम शुरुआत में ही बता दिया था, ये महाराजा है प्रतिबंधपुरम के। He was known as Tiger King. When he was just 10 days old, he asked intelligent question to the astrologers and was told that he would be killed by the tiger. तो सिंपल सी चीज है कि टाइगर किंग बोला गया है किसको? जिलानी जंग बहादुर को। जब 10 दिन के थे तो इंटेलिजेंट क्वेश्चन रेज करते हैं किससे? एस्ट्रोलॉजर से। और एस्ट्रोलॉजर ने बोला कि भाई आपकी डेथ का रीजन है कौन? टाइगर। चलो, और तब ये जो क्राउन प्रिंस था 10 डेज का, ये बोलता है लेट टाइगर्स बीवेयर, मींस टाइगर्स सावधान हो जाओ, बिकॉज आई एम कमिंग टू किल यू ऑल। नो अदर मिरेकल टुक प्लेस आफ्टर दैट। जब वो 10 दिन के थे बस तभी मिरेकल होता है ये, दैट ही रेज्ड इंटेलिजेंट क्वेश्चन। लेटर दैट नथिंग हैपेंड मिरेकली इन हिज लाइफ। तो the child grew like any other royal child, drinking white cow's milk. He was taught by an English tutor and looked after by an English nanny. तो सेम चीज जो होती है सारे क्राउन प्रिंस के साथ में, सारे राजकुमार लोगों के साथ में, वो ही होता है किसके साथ भी? अपने क्राउन प्रिंस के साथ में भी। वो भी रॉयल चाइल्ड के जैसे व्हाइट काउ का मिल्क भी लेते हैं, इंग्लिश ट्यूटर उनको पढ़ाते हैं और इंग्लिश नैनी उनको ब्रॉट अप करती है, राइट। चलो, ही वॉच्ड इंग्लिश फिल्म्स, जैसे दूसरे क्राउन प्रिंस देखते थे वो भी। मीन्स दैट कि जब वो 10 दिन के थे बस तभी एक मिरेकल होता है, बाकी उनका जो पूरा लाइफ था ना, इट वाज एज नॉर्मल एज वी ऑल लिव। व्हेन ही वाज 20, मीन्स जब वो 20 के एज में आते हैं ना, ही वाज क्राउन्ड एज किंग, तो वो राजा बन जाते हैं।
कौन? जिलानी जंग बहादुर, who were lately known as the Tiger King after killing 99 tigers. बेटा keep remember, you need to be totally focused on the content. It was then the prediction of his death by the tiger reached the Maharaja's ear and he in turn safeguard himself killed a tiger. अब क्या होता है? Now there was a discussion in the kingdom. प्रतिबंधपुरम के अंदर ये बात चल जाती है जब वो 20 साल के होते हैं ना. Now he had forgotten everything. ये भूल जाते हैं सारी चीजों को, इनको कुछ भी याद नहीं रहता कि जब मैं 10 दिन का था तो एस्ट्रोलॉजर ने क्या प्रेडिक्ट किया था और क्या बोलते हैं कि मैंने क्या इंटेलिजेंट क्वेश्चन रेज किए थे. He had forgotten everything. But as soon as he became a king in 20, he came to know about the prediction of his death. तो उनको अपने डेथ प्रेडिक्शन के बारे में पता चलता है और अब क्या करते हैं, ये महाराजा के कानों में पहुंच जाती है और अब वो टर्न करते हैं अपने आप को सेफ गार्ड करने के लिए आफ्टर किलिंग दी टाइगर्स. टाइगर्स को मार के खुद को सेफ करना चाहते हैं कौन? महाराजा प्रतिबंधपुरम जिलानी जंग बहादुर. मूव. So being thrilled, he told the astrologer, who replied that he can kill 99 tigers but should be careful with the hundreds. तो अपने पहले टाइगर को मार देते हैं और फिर उसके बाद में पहुंचते हैं कहाँ पे? रॉयल एस्ट्रोलॉजर के पास में. तो रॉयल एस्ट्रोलॉजर उनको रिप्लाई करते हैं कि भाई आप किल कर दोगे 99 टाइगर्स को, बट यू नीड टू बी वेरी केयरफुल विद 100 के साथ में आपको बहुत ज्यादा केयरफुल रहना है बच्चा. ठीक है. तो ही प्लेस्ड, अब अपने जो टाइगर किंग है वो प्लेस करते हैं, शपथ लेते हैं that all other affairs of the state would be attended after killing the 100 tiger. कि भैया मैं सारे जितने भी मेरे स्टेट अफेयर्स हैं सबको मैं तब ही अटेंड करूंगा जब मैं 100 टाइगर्स को किल कर दूंगा. ऐसी वो प्लेस ले लेते हैं, ऐसी शपथ ले लेते हैं. आगे चलो. Then he started killing tigers, को मारना शुरू कर देते हैं. None except महाराजा was allowed to hunt tigers. अबे देखिए होता क्या है अपने किंगडम में, इस नंबर को 100 का जो नंबर होता है ना बेटा, इसको इस 100 वाले नंबर को अचीव करने के लिए वो क्या करते हैं? टाइगर्स को मारना शुरू करते हैं और टाइगर्स को मारने के साथ ही साथ में वो बैन कर देते हैं प्रतिबंधपुरम के अंदर कि नो वन इज अलाउड टू किल द टाइगर. चलिए. At the same moment when he had banned the tiger hunting in his state to achieve that target of killing 100 tigers, a high-ranking British officer visit in his state. वो उनके स्टेट में विजिट के लिए आते हैं. अब क्या होता है कि एंड दिस हाई-रैंकिंग ब्रिटिश ऑफिसर बेटा जिसकी मैंने बात की ना, ये दुरई होता है. ठीक है, दुरई होता है और दुरई विजिट करने आता है कहाँ पे? प्रतिबंधपुरम में. और ये जो स्टेट था ये जो दुरई था ना, ये फॉन्ड ऑफ था हंटिंग टाइगर्स का और उनके साथ में फोटो लेने का. लेकिन उसने जब विश की तो उसको डिक्लाइन कर दिया गया कि अब जो दुरई आया स्टेट प्रतिबंधपुरम में, उसने बोला कि मुझे टाइगर मारने हैं. ठीक है. और टाइगर किलिंग ऑलरेडी बैंड था कहाँ पे? प्रतिबंधपुरम में. अभी आए बैन पाया इन्होंने, अपना जो किंग है टाइगर किंग, उसने मना कर दिया, डिक्लाइन कर दिया कि भाई चाहे कोई भी है, चाहे ब्रिटिश ऑफिसर ही क्यों ना है, मैं तो डिक्लाइन करूंगा क्योंकि आज अगर मैंने ब्रिटिश ऑफिसर को अलाउ किया देन द नेक्स्ट डे अदर्स वुड कम. दूसरे लोग आ जाएंगे तो मैं किस किस को मना करूंगा? बैन मींस बैन. अब देखते हैं आगे. The officer requested for getting a photograph with the tiger killed by Maharaja and his request was rejected. Even अपना ये जो दुरई आते हैं, इन्होंने ये भी बोल दिया कि ठीक है आपने बैन कर रखा है, I support you, but let me take a photograph with a dead tiger. भाई मेरे को फोटो तो लेने दो. And you may kill that tiger. महाराजा को बोलता है कि महाराजा भले ही आप ही मार दीजिए लेकिन मुझे तो फोटो लेना है टाइगर के साथ में और मुझे फोटो लेने दीजिए. बट महाराजा ऑफ प्रतिबंधपुरम इस चीज को भी डिनाई कर देता है, रिजेक्ट कर देता है उसकी रिक्वेस्ट को. चलो. सो टू प्लीज द ऑफिसर्स वाइफ, अब देखिए महाराजा ने मना तो कर दिया कि भाई मैं तो अलाउ नहीं कर रहा हूं आपको. ठीक है. तो अब लेकिन राजा को कहीं ना कहीं डर आ गया किस चीज का कि कहीं ऐसा ना हो कि मेरी जो सीट है वो छिन जाए, बिकॉज ब्रिटिशर्स वर रूलिंग ओवर इंडिया एंड ही वाज अ हाई रैंकिंग ब्रिटिश ऑफिसर. तो उसको डर लगने लगा कहीं ना कहीं कि मेरी गद्दी खाली ना हो जाए. दैट्स व्हाई वो क्या करते हैं कि उस ऑफिसर की वाइफ को प्लीज करने के लिए क्या करते हैं, 50 डायमंड रिंग्स भेज देते हैं, एक्सपेक्टिंग दैट शी वुड टेक 1 or 2. जैसा कि हमने देखा
दुरई की वाइफ को रिंग्स भेजे जा रहे हैं 50। क्यों भेजे जा रहे हैं? टू अवॉइड दिस डेंजर ऑफ लूजिंग हिज थ्रोन, अपने थ्रोन को लूज करने का उनको जो खतरा है बच्चा, उसको बचाने के लिए वो प्लीज करना चाहते हैं। प्लीज मीन्स हैप्पी, किसको? ऑफिसर की वाइफ को, और 50 डायमंड रिंग्स भेजते हैं। बट राजा एक्सपेक्ट कर रहा था कि वो कोई एक या दो रख लेगी, लेकिन हमने देखा कि दुरासिनी कैसी है, ग्रीडी लेडी है, तो वो सारी की सारी डायमंड रिंग्स को रख लेती है। अब क्या होता है? Instead, she kept all the rings costing 3 लाख rupees and sent thanks to the महाराजा। इसके बदले में अपनी जो दुरासिनी है वो क्या करती है? डायमंड रिंग्स को तो रख लेती है, और ये जो डायमंड रिंग्स थे ना, इनका कॉस्ट कितना था बेटा? 3 लाख, जो पे करना पड़ता है किसको? टाइगर किंग को, ठीक है, महाराजा प्रतिबंधपुरम को। और सिंपली एक थैंक्स भेज देती है कि थैंक्स महाराजा टू सेंड मी सच 50 डायमंड रिंग्स, ओके। बट हिज स्टेट वॉज सिक्योर्ड, बट राजा तो फिर भी खुश है। 3 लाख रुपीज देने के बाद में भी वो खुश था। क्यों? क्योंकि उसका स्टेट सिक्योर था, बिकॉज ही हैड मेड द ब्रिटिश ऑफिसर्स वाइफ प्लीज, उसको खुश कर दिया। और हमने देखा है, देखो दुरई और दुरासिनी, हम देखते हैं मास्टर जी मास्टरनी जी, डॉक्टर तो डॉक्टरनी, ऐसे ही दुरई तो दुरासिनी, इसलिए बोला गया उसको। तो शी वॉज अ ग्रीडी लेडी। एंड आज के टाइम में भी अगर हम देखते हैं कि भाई अगर किसी को अपनी कोई चीज, कोई भी बात कन्वे करानी हो किसी मेल से, तो फीमेल को प्लीज करना जरूरी होता है। तो यही ट्रिक कौन अपनाता है? महाराजा ऑफ प्रतिबंधपुरम। और वो समझा देते हैं कि भाई आपको 50 डायमंड रिंग्स पहुंच गए हैं, आपको मेरे स्टेट को सिक्योर करना है, मेरे स्टेट को, मेरी सीट को, मेरे थ्रोन को किसी भी तरीके का कोई डेंजर नहीं होना चाहिए। तो चलिए, इन 10 days he killed 70 tigers and didn't find any in प्रतिबंधपुरम। देखो बेटा, हमने देखा कि while he was of 20 years he crowned as a king, वो राजा बन जाते हैं। उसके बाद within 10 years, यानी कि जब वो 30 years के होते हैं, तो वो किल कर देते हैं कितने टाइगर्स को बच्चे? 70 टाइगर्स को। आपको याद रखना है कि within 10 years he killed 70 tigers। What was the number to be achieved? It was 30 number remaining because 100th tiger was the reason of his death। चलो आगे देखते हैं। अब जब यहाँ पे प्रतिबंधपुरम के अंदर टाइगर फाइंड नहीं होते हैं, 70 टाइगर्स को प्रतिबंधपुरम से वो मार चुके हैं, तो अब क्या होता है? He decided to marry a girl from royal state which had more tigers to complete his target। अब वो एक लड़की से शादी करना चाहते हैं, यानी कि राजकुमारी से शादी करना चाहते हैं जिसके किंगडम के अंदर भी क्या हो, उनका टारगेट अचीव हो जाए, बहुत सारे टाइगर्स हो। Whenever he visited in his in-laws, तो देखिए शादी कर लेते हैं एक ऐसी राजकुमारी से, एक ऐसी कहते हैं ना कन्या से, जिसके फादर के किंगडम में बहुत सारे टाइगर्स थे। तो बोला गया जब भी वो विजिट करते थे ना, किसको? अपने इन-लॉज के घर पे, he killed 5 to 6 टाइगर्स। ये नंबर भी आपको याद रखना है, यहाँ से छोटे छोटे क्वेश्चन ही बनेंगे, स्टोरी बेस्ड है तो ज्यादा टिपिकल कोई भी चीज नहीं है, ठीक है। आपको इसके जितने भी नंबर्स है, मैंने कहा व्हेन ही वाज 10 days, तो प्रेडिक्शन होता है, ठीक है, इंटेलिजेंट क्वेश्चन रेज करते हैं। फिर नाउ व्हेन ही वाज 20s ही मेड किंग, राजा बन जाते हैं, ठीक है। आफ्टर 10 years वो अचीव कर लेते हैं, यानी कि 30s में वो 70 टाइगर्स को किल कर देते हैं। अभी वो एक शादी करते हैं किससे? एक रॉयल लेडी से, और अपने इस टारगेट को अचीव करने के लिए व्हेनेवर ही विजिटेड 5 to 6 टाइगर्स को वो वहां पे किल करते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। So he killed 99 tigers and was feverishly anxious to kill the 100th, but अब वहां पे देखो whenever he visited to his in-laws house, 5-6 टाइगर्स को हर बार मारते हैं। अब उनका जो टारगेट है वो अचीव हो चुका है, कहां तक? 99 का जो नंबर है वहां तक वो पहुंच गए। वहां तक पहुंचने के बाद में 100th यानी कि लास्ट वन वाज रिमेनिंग बेटा। अब इस लास्ट वन के साथ में क्या होता है और टाइगर किंग के साथ में क्या होता है, लेट्स सी। बट दिया हुआ है लास्ट के अंदर, बट व्हाट हैपेंड, लेट्स सी। बट कुडंट फाइंड, उनको 100th जो टाइगर है ना, जो रीजन था उनकी डेथ का, वो नहीं मिलता है। न्यूज अबाउट द प्रेजेंस ऑफ अ टाइगर नियर द विलेज प्रूव्ड डिसअपॉइंटिंग। एक न्यूज आती है कि यस अराउंड द विलेज एक टाइगर आया है, बट वो भी डिसअपॉइंटिंग न्यूज होती है किंग के लिए, यानी कि उस टाइम पे भी उनको
कौन नहीं मिलता? टाइगर नहीं मिलता। He asked his दीवान to find the tiger, otherwise face his anger. वो अपने दीवान को बोलते हैं कि या तो मेरे लिए कोई टाइगर अरेंज कर दे मारने के लिए, वरना तो तुम फेस करोगे फिर मेरे एंगर को, मेरे गुस्से को, ठीक है। Now the दीवान was afraid of losing his job, so he visited. अब दीवान को अपनी जॉब लूज होने का डर आ जाता है। अब वो क्या करते हैं? विजिट करते हैं कहाँ पे बेटा? पीपल्स पार्क इन मद्रास। ये इंपॉर्टेंट पार्ट है। पीपल्स पार्क इन मद्रास एक जू होता है जहां पे वो विजिट करता है, ठीक है ना। कौन? दीवान। किसका? किंग ऑफ प्रतिबंधपुरम का। एंड ब्रॉट एन ओल्ड टाइगर एंड प्लेस्ड इट इन द फॉरेस्ट एंड इन्फॉर्म दी महाराजा। इसको जंगल में ले जाके छोड़ देता है और फिर महाराजा को इन्फॉर्म कर देता है कि अब आप जाके उसको मार दीजिए। बिकॉज ही हैड टू अचीव द टैली ऑफ 100 टाइगर, नथिंग मोर देन दैट। The Maharaja took great care and shot the tiger and left the place with great triumph. महाराजा बहुत खुश होते हैं। When he saw that 100 tiger in the jungle, he shot him. मार देते हैं और फिर वापस अपने पैलेस लौट जाते हैं। अच्छा, पैलेस लौट जाते हैं ग्रेट ट्रियम्फ के साथ में। बहुत ज्यादा खुश है महाराजा दैट आई हैड अचीव्ड द टैली ऑफ 100 टाइगर। मेरा खतरा जो था, मेरे सर पे जो खतरा था, मेरी डेथ का जो डर था ना, अब वो खत्म हो गया। अब क्या होता है? द बुलेट डिड नॉट हिट द टाइगर, लेकिन जो गोली मारते हैं महाराजा वो लगती नहीं है। किसको बेटा? टाइगर को नहीं लगती, बट आउट ऑफ फियर द टाइगर हैड कोलैप्स्ड। ये टाइगर जो था ना, ही वाज एन ओल्ड टाइगर फ्रॉम द जू एंड ही हैड कोलैप्स्ड। वो गिर जाता है डर की वजह से। एंड द किंग टुक हिम डैड, और राजा क्या समझता है कि टाइगर मर गया है, बट ऐसा होता नहीं है। ओके, आगे देखते हैं। Now the staff killed the tiger and brought in the grand procession. अभी जो स्टाफ था, जिसको मतलब मीन्स जो हंटर्स वहां पे थे राजा के साथ में, now when they went near to catch him or to bring him to the palace, now what they found that he was alive. Now when he was alive, they thought कि अगर हम इन्फॉर्म करेंगे राजा को तो हमको क्या करेंगे? वो जॉब से निकाल देंगे। So that's better to kill the tiger ourselves. हम खुद ही मार देते हैं। डिसाइड कर लेता है स्टाफ कि हम मार देते हैं। वो उसको मार के अब ले जाते हैं कहाँ पे? ग्रैंड प्रोसेशन में। बहुत जोश जुनून के साथ में उसकी एक रैली निकलती है कि ये 100 टाइगर था एंड ये 100 टाइगर भी मारा जा चुका है। इट वॉज द 3rd बर्थडे। अब क्या होता है बेटा कि टाइगर किंग ही वॉज वेरी हैप्पी कि भाई अब मेरा जो डर था, मेरे ऊपर जो डेंजर था, वो खत्म हो गया। अब वो क्या करते हैं? अपने बेटे का 3rd बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं, ठीक है। एंड ही वांटेड टू बाय अ प्रेजेंट फ्रॉम द टॉय शॉप, और टॉय शॉप से एक प्रेजेंट लेने जाते हैं, एक उपहार लेने जाते हैं, गिफ्ट लेने जाते हैं अपने लड़के के लिए, बेटे के लिए, प्रिंस के लिए। ही ब्रॉट अ वुडन टाइगर। तो देखो अभी वो क्या करते हैं? वुडन टाइगर खरीद के लेके आते हैं। वुडन टाइगर विच वॉज पुअरली कार्व्ड, जो स्मूथली कार्व्ड नहीं था, पुअरली कार्व्ड था, मतलब बहुत ही रफली बना हुआ था, जिसका सरफेस बिल्कुल भी स्मूथ नहीं था। While the Maharaja was playing with the prince, a tiny sliver of the wooden tiger pierced his right hand, which later on, तो क्या होता है? While he was playing with his son, with his prince, एक tiny sliver, कहते हैं ना एक स्लीवर, फांस होती है, फांस, वो वुडन टाइगर से चुभ जाती है। कहां पे? राइट हैंड में, किसके? टाइगर किंग के। विच लेटर ऑन caused his death, जो लेट बाद में उनकी डेथ का रीजन बनता है। एंड thus the 100th tiger takes his final revenge upon the tiger king. इस तरीके से अपना जो 100 टाइगर है वो अपना फाइनल रिवेंज ले लेता है। किससे? टाइगर किंग से। बेटा हमने देखा क्या कि जो 100 टाइगर था that came from People's Park, जो वहां से आया, जिसको कौन लाया? दीवान। That was not actually killed by the Tiger King, that was killed by the hunters, right? वो हंटर्स ने किल किया, बट ये वाला जो वुडन टाइगर है, he was the last or 100th tiger that finally took his revenge to the Tiger King, and a wooden sliver pierced in his right hand, and that was the cause of his death. So this way we completed chapter number 2. Let's moving towards chapter number 3. ठीक है, चैप्टर 3 जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ, मूव करते हैं इसकी तरफ। तो चलिए यहां भी देख लेते हैं द नरेटर। अब यहाँ पे जो नरेटर है अपनी, वो कौन है? द नरेटर वेंट ऑन अ ट्रिप अलोंग विद द हाई स्कूल स्टूडेंट्स विद
विद अ प्रोग्राम स्टूडेंट ऑन आइस। यहाँ पे बहुत सारी चीजें अपने को याद रखनी है। पहली चीज तो ये कि जो नरेटर है चैप्टर की वो राइटर खुद भी है। दूसरी चीज वो एक ट्रिप करती हैं किसके साथ में, हाई स्कूल स्टूडेंट्स के साथ में। कहाँ की ट्रिप करती हैं, अंटार्कटिका की ट्रिप लेते हैं। और ये जो प्रोग्राम होता है जिसके तहत वो जाती है इस ट्रिप पे, उसका नाम है स्टूडेंट ऑन आइस। इस प्रोग्राम का आपसे पर्पस पूछ सकते हैं, एम पूछ सकते हैं, व्हाट वाज द एम ऑफ द प्रोग्राम द स्टूडेंट ऑन आइस। तो इसका एक सिंपल सा एम था, टू मेक द स्टूडेंट्स अवेयर अबाउट द प्रेजेंट पास्ट एंड फ्यूचर ऑफ द अर्थ। चलिए, which allows them to get experience and understand the change in the climatic pattern which is the biggest threat to human life। human life के लिए जो biggest threat है, बहुत बड़ा डर है, खतरा है, उस पैटर्न को जानना, क्लाइमेटिक पैटर्न को जानना, उसको समझना, उसका रीजन क्या है, ये सारी चीजें इस प्रोग्राम का एम है। द नरेटर स्टार्ट्स बाय टेलिंग द मिनट डिटेल्स एज सून एज शी बोर्डेड द रशियन रिसर्च शिप। देखिए, रशियन रिसर्च वेसल, ये वो शिप होता है जिसपे ये बोर्ड करती हैं, किसके साथ में, सवार होती हैं किसके साथ में, हाई स्कूल स्टूडेंट्स के साथ में, ठीक है। और इस रशियन रिसर्च वेसल का नाम क्या है, रशियन रिसर्च शिप का नाम क्या है, ये है द अकेडमिक सोकाल्स्की, ठीक है। ये रशिया का था इसलिए इसको रशियन रिसर्च शिप बोला गया, ठीक है। तो द अकेडमिक सोकाल्स्की, ये इसका नाम हो गया किसका बेटा, शिप का, जिसपे वो बोर्ड होती है उन स्टूडेंट्स के साथ में। एंड द वॉयज बिगेन 13.09 डिग्री नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर इन चेन्नई, क्रॉसिंग 9 टाइम जोन्स and traveling 100 hours to reach the destination. What was the destination? It was Antarctica बेटा, ठीक है, ये उनका डेस्टिनेशन था। इस डेस्टिनेशन पे पहुंचने में टोटल आवर्स लेती हैं वो 100। स्टार्ट करती हैं 13.09 डिग्री नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर से, चेन्नई के अंदर से, क्रॉस करती हैं 9 टाइम जोन्स को, ट्रेवल करती हैं 100 आवर्स को, और तब पहुंचती हैं कहाँ पे, अंटार्कटिका। After reaching the destination बोले तो अंटार्कटिका, the narrator experienced the real scenario and saw 90% of the Earth's surface is covered and stored in ice sheets। क्या बोलती हैं कि 90% जो आइस है वो कहाँ पे है, सिर्फ और सिर्फ अंटार्कटिका के अंदर है। अंटार्कटिका is the place where anyone, this is not whether, this is where anyone can come and research about Earth past, present and future conditions। कोई भी यहाँ आ सकता है और अपने अर्थ के पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर की जो कंडीशंस है उनको जान सकता है। सिंपल बायो लाइफ एंड इज द बेस्ट प्लेस टू एक्सपीरियंस एंड स्टडी द चेंजेस दैट कैन कॉज बिग थ्रेट। और बोलते हैं कि यहाँ पे आके स्टडी करके, रिसर्च करके ये जान सकते हैं कि कौन सी ऐसी चीजें हैं, कौन से ऐसे रीजन हैं जो एक बड़ा खतरा हम लोग के लिए बन सकते हैं इन फ्यूचर, ह्यूमैनिटी के लिए बन सकता है। It is warned by the scientists all over the world that it further depletion in the ice shield will cause which will cause depletion of the ozone layer. In the turn will affect our lives। अब देखिए बोला गया है कि अगर यहाँ पे अपनी जो ओजोन लेयर है उसके अंदर अगर होल होता है या डिप्लीशन होता है और ज्यादा उसमें, तो ये एक डेंजर है हम लोग के लिए, ह्यूमन बीइंग्स के लिए, ना सिर्फ ह्यूमन बीइंग्स के लिए जो भी एग्जिस्ट करते हैं अर्थ पे। अब आगे है, हाँ, फ्लोरा और फौना के लिए भी इवन। मोरोवर द बर्निंग ऑफ द फॉसिल फ्यूल्स हैज एनवेलप्ड our atmosphere and greenhouse gases, they all are harmful to us, impact naturally devastating, which can be seen as rising the earth average temperature and melting of the ice sheet in Antarctica। तो देखिए बेटा, सीधी सी बात है, कहीं ना कहीं अंटार्कटिका का ये जो आइस शीट्स है ना, ये किस पे कैसे हार्मफुल है, कैसे ये हम लोग के लिए डेंजर है, क्योंकि जब ये मेल्ट होंगे ना, तो जैसा कि हमने देखा कि 90% जो आइस है वो एग्जिस्ट करता है अंटार्कटिका में, अगर ये मेल्ट हो जाए तो पूरी अर्थ जो है ना, वैसे ही 75% पानी है, तो अगर ये भी क्या हो जाए, मेल्ट हो जाए, तो पानी ही पानी हो जाएगा और कुछ दिखेगा ही नहीं। तो समहाउ ये हमारे लिए खतरा है। द हेड ऑफ द स्टूडेंट ऑन आइस प्रोग्राम, ये आपको ध्यान रखना है, स्टूडेंट ऑफ आइस प्रोग्राम जो था अपना, जिसको हेड कौन कर रही थी, अपनी तिशानी दोशी। देखिए ये है अपनी राइटर तिशानी दोशी, ठीक है, ये राइटर भी है,
नरेटर भी है और इस चैप्टर में इस प्रोग्राम को हेड करने वाली भी हैं। अच्छा, ये जो प्रोग्राम था इसके जो मेन हेड थे वो थे जियोफ ग्रीन। उनका बिलीफ था कि जो स्टूडेंट्स है ना वो क्या है, पॉलिसी मेकर्स हैं फ्यूचर के लिए, और वो क्या करेंगे, वो कंसर्न है सेव करने में किसको, प्लैनेट को। अगर यहाँ पे अपने जो जियोफ ग्रीन होते हैं ये साइंटिस्ट होते हैं और ये हेड कर रहे हैं इस प्रोग्राम को, स्टूडेंट ऑन आइस को, लेकिन इसके लिए जो अपना एक सोर्स बनाया है वो तिशानी दोशी को बनाया है। तिशानी दोशी ट्रेवल करती हैं हाई स्कूल स्टूडेंट्स के साथ में अंटार्कटिका। इससे पहले भी जियोफ ग्रीन काफी सारे लोगों को अपने यहाँ पे कहे ना वेल फेमस पर्सनैलिटीज को भेज चुके हैं अंटार्कटिका में, बट उनके रिजल्ट्स, जिस रीजन से वो उनको भेजते हैं, रिजल्ट्स प्रॉपर नहीं आते। इसीलिए उनका बिलीफ है कि मुझे स्टूडेंट्स को भेजना है। क्यों? क्योंकि वो पॉलिसी मेकर्स हैं, ठीक है, और वो कहीं ना कहीं कंसर्न है प्लैनेट को सेव करने के लिए एंड गिव सजेशंस टू हील द wounds of the earth. Further, if anyone wishes to study, the narrator gave them an example of microscopic phytoplankton. देखिए यहाँ पे अपने जो राइटर है तिशानी दोशी वो एक एग्जाम्पल देती हैं किसका, माइक्रोस्कोपिक फाइटोप्लैंक्टन का। फाइटोप्लैंक्टन क्या है, एक सी ग्रास है बेटा। फाइटोप्लैंक्टन क्या है, सी ग्रास है। अब कि दीज आर सिंगल सेल्ड प्लांट, यहाँ पे दे दिया है फाइटोप्लैंक्टन के लिए, पूछ सकता है कि व्हाट आर फाइटोप्लैंक्टन या डिफाइन इट। तो क्या बोला, सिंगल सेल्ड प्लांट्स एंड हैव द कैपेसिटी टू नरिश द, और इस फाइटोप्लैंक्टन के अंदर कैपेसिटी है नरिश करने की किसको, एंटायर साउदर्न ओशियन को। ओशियन को मतलब पानी को नहीं, उस पानी के अंदर जो कौन एनिमल्स हैं उन सबको। दे नीड सोलर एनर्जी टू कैरी आउट दिस फंक्शन, और इस फाइटोप्लैंक्टन को सोलर एनर्जी की जरूरत होती है फंक्शन करने के लिए। एसिमिलेट करता है ये कार्बन डाइऑक्साइड को और इन टर्न देता है ऑक्सीजन जो अफेक्ट करता है मैराइन लाइफ को। इन द एंड द तिशानी थिंक्स अबाउट द ब्यूटी of the place and wishes that it should remain the same as any change here will have an impact of entire human life. तो बोलती है कि अभी जो ब्यूटी है सेम रहेगी तो अच्छा है, अदरवाइज इसमें अगर कोई भी चेंजेस आते हैं तो ये हार्मफुल है, ये इम्पैक्ट करेगा, प्रभावित करेगा किसको, एंटायर ह्यूमन लाइफ को। लेट्स मूव फर्दर एंड नो द नेक्स्ट चैप्टर, दैट इज द एनिमी, चैप्टर नंबर 4। चैप्टर 4 द एनिमी, इसका भी जल्दी से एक शॉर्ट रिवीजन लेते हैं। सीन ऑफ द एक्शन इज स्पॉट ऑन द जापानीज कोस्ट, डॉक्टर सडाओ हॉकीज हाउस वाज अ लो। यहाँ से डॉक्टर हॉकी, सडाओ हॉकी मेन कैरेक्टर है इस चैप्टर के, डॉक्टर सडाओ। तो ये इनका जो घर है, पहले तो उसको डिस्क्राइब किया है वेयर इट वाज सिचुएटेड। तो इट वाज अ लो स्क्वायर स्टोन बिल्ट हाउस एंड इट वाज सेट अपॉन द रॉक्स वेल अबव द नैरो बीच आउटलाइन विद द बैंड पाइन्स। ये सारा डिस्क्रिप्शन है अपने सडाओ के घर का। कहाँ था ये, एक बीच पे, ठीक है। सडाओ के जो फादर हैं वो डीप कंसर्न है अपने बेटे की एजुकेशन को लेके। किसकी एजुकेशन, डॉक्टर सडाओ की एजुकेशन को लेके। डॉक्टर तो वो बाद में बनते हैं, व्हेन ही वाज अ बॉय। तो उनके फादर बहुत ज्यादा वरीड हैं उनकी एजुकेशन को लेके। सो सडाओ हैड बीन सेंट टू अमेरिका, उनके फादर उनको कहाँ भेज देते हैं बेटा, he sent him to America at 22, जब वो 22 साल के होते हैं तो उनको अमेरिका भेज दिया जाता है to learn all that could learn of surgery and medicine there। वहां पे सारी चीजें सर्जरी मेडिसिन से रिलेटेड सीखने के लिए उनको अमेरिका भेज देते हैं उनके फादर। He returned at 30, 22 साल के होते हैं जब वो जाते हैं, 30 के वापस आते हैं कहाँ पे, जापान। स्टोरी कहाँ की है बेटा, जापान की कहानी है ये। He became famous not only as a surgeon but as a scientist also। तभी उनके जो बेटे हैं यानी जो अपने डॉक्टर सडाओ हैं वो एक फेमस सर्जन बन चुके होते हैं और साथ ही साथ एक साइंटिस्ट भी। इट वॉज द टाइम ऑफ वर्ल्ड वॉर का टाइम है और जापान जो था एट वॉर विद अमेरिका। आपने देखा अमेरिका यहाँ पे क्या करता है, जापान की जो दो जगह होती हैं, कौन सी, हिरोशिमा और नागासाकी, वहां पे क्या करता है, बॉम्बिंग करता है, बॉम्ब ब्लास्ट करता है, ठीक है। उसके रिजल्ट्स आज तक जापान में देखने को मिलते हैं शायद। तो वर्ल्ड वॉर का टाइम था, जापान जो था अमेरिका के अगेंस्ट में था। डॉक्टर सडाओ हैड नॉट बीन, एक तरीके से कहना जापान और अमेरिका दोनों दुश्मन होते हैं एक दूसरे के। तो डॉक्टर सडाओ हैड नॉट बीन सेंट अब्रॉड विद द ट्रूप्स। अब देखिए ऐसा तो था नहीं, वर्ल्ड वॉर था तो बहुत सारे कंट्रीज हेल्प कर रहे होते हैं किसको, दूसरे कंट्रीज को। जो मेन कंट्री होता है, जो हेड कंट्री होता है वो उसको। तो अब्रॉड नहीं भेजा गया किसको, डॉक्टर सडाओ को, ट्रूप्स के साथ में। द ओल्ड जनरल वॉज अंडर मेडिकल ट्रीटमेंट। वहां की आर्मी के जो ओल्ड जनरल थे जापान आर्मी के,
वो अंडर ट्रीटमेंट थे, मेडिकल ट्रीटमेंट थे, एंड ही माइट नीड एन ऑपरेशन, उनको किसी भी वक्त ऑपरेशन की जरूरत हो सकती थी। दैट्स व्हाई डॉक्टर सडाउ वाज नॉट सेंट अब्रॉड विद द ट्रूप, उनको नहीं भेजा जाता है लड़ाई करने के लिए, ठीक है, सेना के साथ में। डॉक्टर्स भी जाते थे क्यों? ट्रीट करने के लिए उन wounded soldiers को। डॉक्टर सडाउ was being kept in Japan, तो उनको जापान में रोक लिया जाता है, वो नहीं जाते हैं। रीजन was very simple कि जो अपना ओल्ड जनरल थे आर्मी के, he was under medical treatment. Sadao watched mist hide outlines of the little island near the shore. Then it came creeping up the beach below his house. His wife Hana. अब देखिए दूसरे कैरेक्टर अपने सामने आते हैं डॉक्टर सडाउ के बाद में। हना आती है, और हना कौन है? डॉक्टर सडाउ की वाइफ है। तो came out and put her hand on his arms. दोनों खड़े हुए हैं, शाम का वक्त है, अपने घर पे छत पे। तो him pleasure. Then she laid her cheek against his arm. ठीक है, ये उनका डिस्क्रिप्शन हो गया, दोनों किस तरीके से खड़े हुए। एट दिस मोमेंट बोथ ऑफ देम सॉ समथिंग ब्लैक कम आउट ऑफ द मिस्ट। अभी इसी टाइम पे वो लोग क्या देखते हैं कि उस मिस्ट से, उस धुंधले कोहरे से कुछ एक ब्लैकिश जो फिगर है वो बाहर आता हुआ उनको दिखता है, एंड इट वॉज अ मैन। कौन होता है? एक आदमी। एंड ही स्टैगर्ड अ फ्यू स्टेप्स, लड़खड़ाते हुए थोड़े से कदम बढ़ाता है वो इंसान। देन ही कर्ल्ड मिस्ट हाइड हिम अगेन। फिर देन द कर्ल्ड मिस्ट हाइड हिम अगेन, उसको वापस से वो जो सी शोर पे जो अपना धुंधला सा एक कहते हैं ना फॉग टाइप का था, वो उसको दोबारा से ढक लेता है, यानी कि वो फिगर एक बार विजिबल होता है, उनको वापस नहीं दिखता। हाना एंड सडाओ लीन्ड ओवर द रेलिंग ऑफ द वरांडा। दोनों छत पे हैं, तो वो उसको झुक के देखने की कोशिश तो करते हैं, ठीक है। दे सॉ अ मैन क्राउलिंग, तो उनको क्या दिखता है कि एक इंसान है जो क्राउलिंग कर रहा है, ठीक है। क्राउलिंग ऑन हिज हैंड्स एंड नीज, जो अपने हैंड्स और अपने नीज पे क्राउलिंग करते करते निकलने की कोशिश कर रहा है, किससे? उस पानी से बाहर। Then he fell down on his face and lay there. फिर गिर जाता है मुंह के बल, ठीक है। They thought that it was perhaps fisherman. पहले तो वो लोग क्या सोचते हैं कि ये कोई फिशरमैन है जो पानी में डूब गया है, बट who had been washed from his boat, जो गिर गया अपनी बोट से और अभी डूब गया, ऐसा सोचते हैं पहले तो। But when they came towards him, लेकिन जब वो आते हैं उसके पास में, then they saw that he was wounded. He was very badly wounded. Then they saw him closely. They found that he was wounded. वो घायल था। He lay motionless, लेटा हुआ था, without any activity. Without any activity, he was motionless. They saw his face, उसके चेहरे को देखते हैं। Hana whispered that he was a white man. White man बोलते ही, सुनते ही वो लोग क्या कर जाते हैं, मीन्स उनके अंदर एक फीलिंग आती है, किसकी? एनिमी वाली, कि he is a white man. You know, Japan and America, they were against. So he is a white man. Dr. Sadao began to search for the wound. भले ही वो white man था, लेकिन being a doctor, that was his responsibility to treat him well. That's why वो क्या करते हैं कि उसके wounds को, उसके घावों को देखना, ढूंढना शुरू करते हैं। Blood flowed freshly at his touch. जैसे ही उसकी बॉडी को टच करता है, ब्लड निकलने लगता है। In order to stanch the fearful bleeding, he packed the wound with the sea moss. Sea moss से उसके wound को, उसके घावों को वो भर देते हैं जिससे खून ना निकले। The man was unconscious, means he was not in his senses. He was unconscious. He moaned with pain in his stupor, but he did not awaken. वो करहा रहा है लेकिन उठ नहीं पा रहा है। Sadao muttered, "What shall we do with this man?" अपनी वाइफ से पूछते हैं क्या करना चाहिए। He said that the best thing that they could do was to put him back in the sea. तो क्या सोचते हैं कि सबसे ठीक रहेगा, because he is our enemy, तो हमारे लिए यही सही है कि हम वापस उसको कहाँ पे फेंक दें? पानी में फेंक देते हैं, समुद्र में फेंक देते हैं। हना agreed with this, उनकी वाइफ उनसे एग्री हो जाती है इस पॉइंट से। Sadao explained that it was a difficult situation, बड़ा ही टिपिकल सिचुएशन आ गया है, क्या करना चाहिए हमको अब? If they sheltered a white man in their house, they would be arrested. अगर शेल्टर करते हैं इसको, घर में जगह देते हैं, तो हम लोग अरेस्ट हो जाएंगे, because he is our enemy. If they turn him over as a prisoner, he would certainly die. और अगर हम उसको as a prisoner आर्मी के हवाले कर देते हैं, तो वो वैसे मर जाएगा, because he is wounded, घायल है वो, badly wounded है। They were staring upon the inert figure with a curious repulsion. बेचारे दोनों ही परेशान हैं और उस एक कहते हैं ना मोशनलेस फिगर को रेगुलरली देख रहे हैं। आगे देखिए।
Then they tried to find out what he was. He looked American. The battered cap had faint lettering US Navy. तो अब उनके सामने एक और वर्ड आता है US Navy, उसके कैप पे लिखा हुआ था. They concluded that he was a sailor from an American warship. तो बोले ये सेलर है और अमेरिकन वॉरशिप से कैसे भी यहाँ पे बच के आ गया है. Man was a prisoner of war. He had escaped and was wounded in the back. और इसी तरीके से इसके पूरे के पूरे बैक पे, इसके कमर पे घाव बने हुए हैं किसके? गोलियों के. आगे चलते हैं. हना asked Sadao if they were able to put him back into the sea. तो हना बोलती है कि क्या हम इसको वापस फेंक देते हैं, समुद्र में फेंक दे क्या? तो सडाओ हेजिटेटेड, उसको थोड़ी हेजिटेशन होती है डॉक्टर सडाओ को, बिकॉज प्रोफेशनल ही वाज बाय प्रोफेशन ही वाज अ डॉक्टर. और डॉक्टर की एक क्वालिटी होती है कि वो अपने एक ऐसे किसी भी चीज को देख के इग्नोर नहीं कर सकते. तो इफ द मैन had been whole, he could be turned over to the police without difficulty as he was his enemy. All Americans were his enemy. तो बोलते हैं कि सारे अमेरिकन ही हमारे एनिमी है और हम इसको पुलिस को दे देते हैं. But since he was wounded, they should not throw him back to the sea. लेकिन उसको क्योंकि वो घायल था, बैडली घायल था ना, इसलिए वो उसको वापस समुद्र में नहीं फेंकते हैं. हना ऑब्जर्व दैट देयर वाज ओनली वन थिंग लेफ्ट टू डू. तो हना अब ऑब्जर्व करती है कि अब तो एक ही चीज है, एक ही काम है जो हम कर सकते हैं. दे मस्ट कैरी हिम इनटू देयर हाउस. तो हम इसको अंदर ले चलते हैं. सडाओ वाज नॉट श्योर अबाउट द रिएक्शन ऑफ द सर्वेंट्स. सडाओ को नहीं पता था कि उसके घर में नंबर ऑफ सर्वेंट्स काम करते थे. उसको नहीं पता था कि उनके रिएक्शंस क्या होंगे इस अमेरिकन सोल्जर को देखने के बाद में, बिकॉज ही वाज देयर एनिमी. Hana suggested that they must tell the servants that they intended to give them to the police. Hana suggest करती है किसको? अपने servants को, कि हम definitely हम इसको पुलिस को दे देंगे. She said that they must do so, otherwise all of them would be in danger. और हम जरूर ऐसा करेंगे, नहीं तो हम सबके लिए खतरा बन जाएगा ये. चलिए आगे देखते हैं. Together they lifted the man. दोनों उठाते हैं उसको, अंदर लेके जाते हैं. He was very light, बहुत हल्का सा था, काफी टाइम से उसने खाना नहीं खाया होगा. So they carried him up to the steps and into the side door of the passage. They carried him to an empty bedroom. Since the man was quite dirty, Sadao suggested that he had better be washed. Sadao suggest करते कि हमको सबसे पहले तो क्या करना है, इसको साफ करना है, वॉश करना है. If she fetched the water, कि तुम सडाओ हना को बोलता है कि तुम पानी लेके आओ, he would wash the man, और तब मैं उसको वॉश करूंगा. हना could not bear him to touch. हना को तो बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा, हना तो सहन ही नहीं कर सकती उस इंसान को टच भी करना. नहलाना तो बहुत दूर की बात है, उसको वॉश करना तो बहुत दूर है. She offered to tell the maid यूमी. अब वो यूमी को बोलती है कि जाओ और पानी लेके आओ इसको वॉश करने के लिए. सडाओ took the responsibility of informing others. तो सडाओ खुद से इस चीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं कि मैं ही पुलिस को इन्फॉर्म कर दूंगा इसके बारे में, आप लोगों को डरने की जरूरत नहीं है. The pallor of the unconscious man's face moved him first to the stoop and feel his pulse. He was faint, but it was there. He put his hand against the man's cold breast. The heart too. अभी उसको एग्जामिन कर रहे हैं कौन? डॉक्टर सडाओ. और वो देखते हैं वो जिंदा तो था भाई, and yet alive. थोड़ा थोड़ा उसका हार्ट बीट कर रहा होता है. सडाओ observed that he would die unless operated upon. फिर सडाओ सोचते हैं कि ऑब्जर्व करते हैं इस चीज को कि अगर इसको ऑपरेट अभी किया तो ये निश्चित रूप से मर जाएगा. द मैन वॉज वेरी यंग, परहैप्स नॉट इवन 25 से ज्यादा का नहीं था वो बंदा. द मैन हैड टू बी वॉश्ड फर्स्ट, पहले उसको वॉश किया गया. हाउएवर द सर्वेंट्स रिफ्यूज टू डू सो. सर्वेंट्स ने तो मना कर दिया, बट इट वॉज डन ओनली बाय डॉक्टर सडाओ हिमसेल्फ. दे डिड नॉट वांट देयर मास्टर टू हील द एनिमी. और ये इसके जो सर्वेंट होते हैं डॉक्टर सडाओ के, वो खुद भी ये नहीं चाहते कि उनका मास्टर इसको हील करे, उसको ट्रीट करे, उसको वॉश करे. किसको? उनके एनिमी को. हना वॉश द मैन टिल हिज अपर बॉडी वॉज क्वाइट क्लीन. हना उस एनिमी के यानी कि अमेरिकन सोल्जर के अपर बॉडी को क्लीन करती है. एंड सडाओ पुट हिज इंस्ट्रूमेंट अपॉन अ स्टेरिलाइज्ड टॉवल. अपने इंस्ट्रूमेंट्स को जिनको इंस्ट्रूमेंट्स को यूज करके उसकी बुलेट्स वगैरह को जो गोली लगी है उनको निकालना है, उनको एक टॉवल पे रखते हैं. He began to wash the man's back carefully. He asked Hana to give the anesthetic if he needed it. हना को क्या बोलते हैं और कि भाई तुमको क्या देना है, इसको एनेस्थेटिक देना है. ये क्या होता है? बेहोश करने की दवा, कि अगर ड्यूरिंग ऑपरेशन इसको पेन होता है तो तुम इसको ये दे दोगी. हना चोक्ड, वो एकदम से चोक हो जाती है, बोल नहीं पाती कि मैं इसको मतलब इसके ट्रीटमेंट में भी मुझे हेल्प करनी पड़ेगी. शी क्लैप्ड हर हैंड्स टू हर माउथ. अपने मुंह को ढक लेती है अपने हाथों से. एंड रैन आउट ऑफ द रूम, कमरे से बाहर चली जाती है. ही हर्ड हर रैचिंग इन द गार्डन.
अब जो डॉक्टर सदाओ है वो अपनी वाइफ की रैचिंग को गार्डन में सुनते हैं। शी हैड नेवर सीन एन ऑपरेशन, क्योंकि इस लेडी ने, हना ने कभी कोई ऑपरेशन देखा नहीं था। चलिए आगे देखते हैं। सदाओ प्रोसीडेड स्विफ्टली, प्रोसीड करते हैं, यानी कि ऑपरेशन करना उसका शुरू करते हैं। हना केम इन, वो अंदर आती है। सदाओ आस्क्ड हर टू सैचुरेट द कॉटन एंड होल्ड इट नियर द नॉस्ट्रल्स। She had to move it away a little when he breathed badly. जब वो badly breathe करे तो बोले क्या करना है, हटा देना है इसको, कॉटन को उसके नॉस्ट्रल से। Then Sadao got busy, ऑपरेशन करने में बिजी हो जाते हैं। He felt the tip of his instrument strike against something hard. जब वो उसका ऑपरेट करते हैं तो ऐसा उनका जो इंस्ट्रूमेंट है वो स्ट्राइक करता है एक हार्ड किसी ऑब्जेक्ट के साथ में, जो उसकी बॉडी के अंदर था, किसके, व्हाइट मैन के। It was just near His किडनी के पास में ये हार्ड ऑब्जेक्ट उनको मिलता है जिससे उनका इंस्ट्रूमेंट स्ट्राइक करता है। देन विद द क्लीनेस्ट एंड मोस्ट प्रीसाइज इंसिजन द बुलेट वॉज आउट। जल्दी ही उसकी एक बुलेट को बाहर निकाल देते हैं। मैन कीवर्ड कांपता है, बट ही वॉज स्टिल अनकॉन्शियस था। सदाओ गेव हिम एन इंजेक्शन एंड द मैन्स पल्सेस ग्रू स्ट्रॉन्गर। फिर एक इंजेक्शन देते हैं जिससे उसके पल्सेस स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं, पल्सेस तेज हो जाते हैं। हना हैड टू सर्व द यंग मैन हरसेल्फ। अभी उसका ऑपरेशन हो चुका है। हना को इस बीइंग एन एनिमी, फिर भी ये इसको सर्व करते हैं, यानी कि इसकी सेवा ठीक से करते हैं, इसको अच्छे से ट्रीट करते हैं। फॉर नन ऑफ द सर्वेंट्स वुड एंटर द रूम, और उनमें से उनके जो सर्वेंट्स होते हैं ना, कोई भी सर्वेंट उस रूम के अंदर एंट्री नहीं करता है। दे ऑल द सर्वेंट्स हैड लेफ्ट द मास्टर्स, ओनली अ मेड वाज रिमेनिंग, शी वाज यूमी। ओके, द मैन ग्रू स्ट्रॉन्गर डे बाय डे। अब वो ठीक होना शुरू करता है, कौन, अमेरिकन सोल्जर। और सर्वेंट्स डिसाइड टू क्विट इफ देयर मास्टर केप्ट द एनिमी हिडन देयर। अब उनके सर्वेंट्स, जैसा कि मैंने आपको बताया था, डिसाइड कर लेते हैं कि हम चले जाएंगे अगर हमारे मास्टर इस दुश्मन को इस घर में रखेंगे तो। ऑन द 7th डे, तो कितने दिन, 6 दिन हो जाते हैं। 7वां दिन जब हो जाता है ना, तो सर्वेंट्स लेफ्ट टुगेदर, सारे सर्वेंट उनके घर को छोड़ के चले जाते हैं। हना कैरिड द मॉर्निंग फूड टू द प्रिजनर। अभी हना खुद से ही रेडी करती है मॉर्निंग फूड प्रिजनर के लिए। ऑन कमिंग बैक शी आस्क्ड सदाओ व्हाई कुड नॉट सी क्लियर व्हाट दे ऑट टू डू। बोले मुझे सही से बताओ आप क्या करने वाले हो इस अमेरिकन सोल्जर के साथ में। तो इन द आफ्टरनून अ मैसेंजर केम इन ऑफिशियल यूनिफॉर्म। अब आफ्टरनून में क्या होता है, सारे जो सर्वेंट्स हैं वो तो छोड़ के चले गए। अब हना को अचानक से दिखता है कि एक ऑफिशियल, यानी कि एक ऑफिसर आ रहा है यूनिफॉर्म पहन के। एंड ही आस्क्ड डॉक्टर सदाओ टू कम टू द पैलेस एट वंस एज द ओल्ड जनरल वाज इन पेन। क्यों ये ऑफिसर आता क्यों है? क्योंकि ओल्ड जनरल, जैसा कि हमने बिगनिंग ऑफ द स्टोरी में देखा कि द जनरल वाज इन पेन, ही नीड टू बी ऑपरेटेड एनी टाइम। तो बोलता है कि जो ओल्ड जनरल है उनके पैलेस चलो बिकॉज ही इज क्राइंग विद पेन। हना ब्रीथ अ साई ऑफ रिलीफ। जब उसने ये बोला ना कि ओल्ड जनरल ने बुलाया है आपको और वो पेन में है, तब उसको वो साई ऑफ रिलीफ लेती है, शांति की सांस लेती है। व्हेन सदाओ केम टू से गुड बाय शी रिवील्ड हर फियर। जब सदाओ आते हैं कि भाई ठीक है गुड बाय, मैं आता हूँ अभी थोड़ी देर में, तो लेडी का फियर उनको दिखता है। शी हैड थॉट दैट दे हैड कम टू अरेस्ट हिम। उसने तो सोचा था कि ये सदाओ को अरेस्ट करने आया है। सदाओ प्रॉमिस टू गेट रिड ऑफ दैट मैन फॉर हर सेक। सदाओ अपनी वाइफ से प्रॉमिस करके जाते हैं कि मैं इस इंसान से गेट रिड ऑफ कर लूंगा, छुटकारा जल्दी ही पा लूंगा, यू नीड नॉट टू वरी। सदाओ टोल्ड द जनरल अबाउट द मैन ही हैड ऑपरेटेड अपॉन। जिसको उन्होंने ऑपरेट किया, उस इंसान के बारे में, यानी सोल्जर के बारे में, अमेरिकन सोल्जर के बारे में जनरल से बात भी कर लेते हैं वो। द जनरल एक्नॉलेज व्हाई सदाओ वाज डिस्पेंसिबल टू हिम। बोले तुमको डरने की जरूरत नहीं है। द जनरल प्रॉमिस्ड टू सेंड हिज प्राइवेट असिस्टेंट्स। यहां से क्वेश्चन बनेगा, किसको भेजता है जनरल? प्राइवेट असिस्टेंट्स को, यानी कि किलर्स को, प्राइवेट किलर्स को भेजने के लिए बोलता है। कौन? अपने जनरल, कि मैं मेरे प्राइवेट किलर्स को भेज दूंगा उस आदमी को मारने के लिए, एंड रिमूव हिज बॉडी, और उसकी बॉडी भी नहीं मिलेगी, ऐसा बोलता है जनरल। डॉक्टर Sadao to leave the outer partition of the white man's room on the garden open while he slept. तो वो सजेस्ट करता है डॉक्टर सदाओ को कि तुम क्या करना, उसके जो रूम है ना उसको खुला छोड़ देना, और गार्डन के साइड से मेरे जो ये प्राइवेट असिस्टेंट्स हैं वो उसको मार के आ जाएंगे। सदाओ वेंट होम थिंकिंग ओवर द प्लान को सोच रहा होता है। He would tell Hana nothing. हना को कुछ भी नहीं बताते वो। He was surprised to see the young American out of bed. अब डॉक्टर सदाओ सरप्राइज है कि वो बेड पे नहीं था। कौन? यंग अमेरिकन सोल्जर। तो आउट ऑफ बेड एंड प्रिपेयरिंग टू गो इनटू द गार्डन।
और वो गार्डन जाने की कोशिश कर रहा है। ही कंप्लेन्ड that the muscles on one side felt stiff। तो उसको क्या बोलते हैं कि अभी तुमको खड़ा नहीं होना है, अभी तुमको घूमना नहीं है, you need relax, you need rest। तो डॉक्टर सडाओ said that exercise and massage will be helpful। Then he then asked Tom। Tom कौन है? उनका सर्वेंट है। The young Tom अपना यंग अमेरिकन सर्वेंट है, यानी सोल्जर है, उसने अपना नाम भी बता दिया है वहां पे। तो वो अमेरिकन सोल्जर को बोलते हैं कि तुमको थोड़ी एक्सरसाइज और थोड़ी मसाज की जरूरत है, ये हेल्पफुल रहेगी तुमको जल्दी ठीक होने में। सडाओ स्लेप्ट बैडली दैट नाइट। और ऐसा बोल के वो सोने चले जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो ऑलरेडी प्लान कर चुके हैं जनरल के साथ में कि उनके प्राइवेट असिस्टेंट्स आएंगे और आज रात को ही ये मर जाएगा। द नेक्स्ट मॉर्निंग सडाओ वेंट टू द गेस्ट रूम एंड फाउंड हिम asleep। अब उन्होंने सोचा था कि रात को ही वो मर चुका होगा, उसकी बॉडी को भी उन्होंने ठिकाने लगा दिया होगा, बट ऐसा होता नहीं है, उसको सोता हुआ देखते हैं। द सेकेंड नाइट ऑल्सो पास, सेकेंड नाइट भी पास हो जाता है। द यंग मैन वाज स्टिल देयर, वो अभी भी वहां पे होता है। एंड ही हैड शेव्ड हिमसेल्फ, और अभी वो शेविंग कर रहा होता है खुद से। कौन? यंग अमेरिकन सोल्जर हु वाज देयर एनिमी। देयर वाज अ फेंट कलर इन हिज चीक्स। डॉक्टर सडाओ टोल्ड हिम दैट ही वाज क्वाइट वेल देन। बोले अब तुम बिल्कुल ठीक हो गए हो। ही ऑफर्ड टू पुट हिम अ बोट ऑन द शोर दैट नाइट, और वो उसको ऑफर करते हैं कि अब तुम यहां से बच के निकल जाओ। देखो, बीइंग अ डॉक्टर दैट वाज हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी टू ट्रीट अ मैन, बट अभी वो ह्यूमैनिटी भी यहाँ पे शो करते हैं। उनका एक और क्वालिटी अपने को दिखता है ह्यूमैनिटी वाली, और वो क्या है? उसको क्या करते हैं कि वो ऑफर करते हैं उसको एक बोट और बोलते हैं कि तुम इस नाइट यहाँ से निकल जाना। इट वुड हैव फूड, और तुम्हारी बोट में बोले मैंने फूड अरेंज करा दिया है, एक्स्ट्रा क्लॉथिंग्स रख दिया है उसके अंदर। टॉम माइट बी एबल टू रॉ टू दैट लिटिल आइलैंड नॉट फार फ्रॉम दी कोस्ट, और बोले तुम थोड़ा सा आगे एक लिटिल आइलैंड है, वहां पहुंच जाओ। इट हैड नॉट बीन फोर्टिफाइड, और वहां पे किसी भी चीज मतलब कोई डर नहीं है। नोबडी लिव्ड देयर, वहां पे कोई रहता नहीं है। इट वाज सबमर्ज्ड इन स्टॉर्म सिंस इट वाज नॉट द सीजन ऑफ स्टॉर्म। यहाँ पे बहुत ज्यादा स्टॉर्म्स आते हैं इस आइलैंड पे, लेकिन ये सीजन नहीं है स्टॉर्म्स का। ही कुड लिव देयर टिल ही सॉ अ कोरियन फिशिंग बोट पास बाय। तो बोले कि आपको क्या करना है, वहीं रुकना है जब तक आपको कोई कोरियन फिशिंग बोट ना दिखे, और जैसे ही आपको दिख जाए आप उस आइलैंड से उस बोट में चले जाए। As soon as it was dark, Sadao made preparations to help the young man escape। जैसे अंधेरा होता है तो यंग मैन की सारी तैयारियां उन्होंने कर दी है उसके बचने की। He gave him his flashlight, उन्होंने उनको अपनी एक फ्लैश लाइट भी दी। And he asked him to give a signal of the flashlight as the sun set in case his food ran out। और उन्होंने क्या बोला कि अगर तुम्हारा खाना खत्म हो जाए तो तुम एट दिस इस टाइम पे, सनसेट के टाइम पे मुझे सिग्नल देना वहां से। इन केस ही वॉज स्टिल देयर एंड ऑल राइट, और तब भी देना कि तुम वहां पे हो अभी और चले गए हो। ही वॉज टू सिग्नल हिम ओनली वन, और बोले आपको एक ही टाइम मुझे सिग्नल देना है, बार बार फ्लैश लाइट को ऑन ऑफ नहीं करना, इससे क्या है दूसरे लोगों को पता चल जाएगा। He was warned not to signal in darkness। उन्होंने वार्न किया उसको कि तुमको डार्कनेस में सिग्नल नहीं देना है, अगर डार्कनेस में दोगे तो लोगों का अटेंशन तुम्हारी तरफ जाएगा कि who is there on that particular island। तो बोले डार्कनेस में नहीं देना है, कब देना है? एट द टाइम ऑफ सनसेट, मैं तुमको वॉच करूंगा उस डायरेक्शन में। For it would be seen, क्योंकि उस टाइम पे तो दिख जाएगा। द प्रिजनर वॉज नाउ ड्रेस्ड इन जापानीज क्लॉथ्स, प्रिजनर को उन्होंने जापानी क्लॉथ्स पहना दिए हैं। ब्लैक क्लॉथ वॉज रैप्ड अराउंड हिज blonde head। He found the way to the boat। Sadao waited till he saw one flash from the shore। अब सदाओ वेट करते हैं उस फ्लैश के लिए, ठीक है, कि आता है कि डॉक्टर सडाओ हैड बीन कॉल्ड इन द नाइट टू परफॉर्म एन इमरजेंसी ऑपरेशन ऑन दी जनरल। फिर से डॉक्टर सडाओ को वापस बुला लिया जाता है कि इमरजेंसी ऑपरेशन के लिए, किसका? जनरल का। इट इन्वॉल्व्ड हिज गॉल ब्लैडर। फॉर 12 आवर्स डॉक्टर सडाओ हैड नॉट बीन श्योर द जनरल वुड लाइव। 12 घंटे तक उनको नहीं पता था कि जनरल जिंदा रहेगा या नहीं। देन ही बिगेन टू ब्रीथ डीपली अगेन एंड द डिमांड फॉर फूड। फिर से डीपली ब्रीथ लेते हैं जनरल और फूड डिमांड करते हैं। सडाओ हैड नॉट बीन एबल टू आस्क अबाउट द असिस्टेंट्स। उस टाइम पे सडाओ ने डॉक्टर से जनरल से पूछना जरूरी नहीं समझा कि भाई क्या हुआ तुम्हारे असिस्टेंट्स का, प्राइवेट किलर्स का। So far as he knew, they had never come, क्योंकि वो कभी आए ही नहीं। The servants had returned, servants घर में वापस आ गए। The room was clean, पूरा रूम क्लीन हो गया। And 1 week after the operation, Sadao felt that the general was well enough to spoken to about the prisoner। अब एक हफ्ते बाद
ये बोलते हैं कि मेरे को जब सुटेबल टाइम लगा तो मैंने जनरल से पूछना सही समझा। सराउ इन्फॉर्म्ड हिम दैट द प्रिजनर हैड एस्केप्ड। अब वो क्या इन्फॉर्म करते हैं उसको कि प्रिजनर तो बच के भाग गया। द जनरल आस्क्ड the doctor whether he had not promised to kill the man for the doctor. He then confessed the truth. He had been suffering a great deal. बोले कोई बात नहीं, अगर वो बच के भी भाग जाता है तो कोई इश्यू नहीं है। So he thought of nothing but himself. He had forgotten his promise. बोले मेरी गलती है, मैंने तुमको कहा था प्राइवेट किलर्स भेजने के लिए बट मैं नहीं भेज पाया, अब भाग गया तो जाने दो, ठीक है, मैं तो बस मेरे ही बारे में सोच रहा था। I was thinking only about myself. I had forgotten my promise. That night Sadao waited at dusk for the light from the island. वो वेट करते हैं डस्क टाइम में जब सनसेट होता है। There was none, कोई फ्लैश लाइट नहीं आती है। His prisoner had gone away and was safe. तो अब वो समझ जाते हैं कि मेरा जो प्रिजनर था यानी कि जो अपना अमेरिकन सोल्जर था, he had gone away from the island. He had got a Korean boat and he was safe now. He took a sigh of relief at that time. So this way we completed that chapter also. Sadao wondered why he could not kill the young man though white people were repulsive. Sadao बहुत ज्यादा सरप्राइज है खुद से ही कि मैं क्यों नहीं मार पाया एक ऐसे इंसान को जो हमारा दुश्मन है। चलिए मूव करते हैं चैप्टर नंबर 5 पे और जल्दी से। चैप्टर 5, नेम ऑफ द चैप्टर शुड विजार्ड हिट मॉमी। राइट बेटा, हिट मॉमी, ये चैप्टर हो गया शुड विजार्ड हिट मॉमी। सबसे पहले चैप्टर का थीम जानते हैं। थीम क्या है? द स्टोरी रेजेस अ मोरल इश्यू इफ द पेरेंट्स should always decide what the children should do or let the children do what they like to do. सबसे पहली चीज तो ये कि स्टोरी एक ऐसा इश्यू रेज, मोरल इश्यू रेज करती है कि जो पेरेंट्स है ना उनको हमेशा अपने हिसाब से चीजें नहीं करनी चाहिए, उनको जो बच्चे चाहते हैं कभी कभी उन चीजों पे भी फोकस करना चाहिए। दूसरा, चिल्ड्रन ड्रीम एंड लिव इन देयर ओन मैजिकल वर्ल्ड, ये भी ठीक है। दे आर डिवॉइड ऑफ डिस्पाइज, बच्चे कभी भी डिस्पाइज यानी कि जो हेट होता है वो नहीं करते, अगलीनेस में बिलीव नहीं करते एंड पैटी डिफरेंसेस में भी छोटे छोटे जो डिफरेंसेस होते हैं ना उनको बच्चे नोट नहीं करते। दे आर प्योर एट हार्ट, वो बाय हार्ट प्योर होते हैं। दिस स्टोरी रेजेस अ मोरल क्वेश्चन एट दिस पॉइंट, शुड विजार्ड हिट मॉमी। एक मोरल क्वेश्चन यहाँ पे रेज होता है और एक बच्ची है यहाँ पे, वो इस स्टेटमेंट को बोलती है, उस बच्ची का नाम है जो। क्या है? जो। तो बोलते हैं शुड विजार्ड हिट मॉमी। अब ये विजार्ड कौन है, मॉमी कौन है, ये सारी चीजें हम लोग चैप्टर के अंदर देखेंगे। जो, जैसा कि मैंने बोला, जो अपनी मेन कैरेक्टर है स्टोरी की, शी फील्स दैट ही मस्ट, यानी कि जो विजार्ड है उसको ऐसा करना चाहिए, ही मस्ट। जैक सेज, जैक कौन है? उसके फादर। दैट इट वुड बी रॉन्ग बिकॉज मॉमी इज ऑलवेज राइट। अब जो जैक है जो कि फादर हैं, वो इस चीज पे कमेंट करते हुए बोलते हैं कि नहीं बेटा ये रॉन्ग है, मॉमी जो भी बोलती है ना वो हमेशा राइट होता है, इसलिए मम्मी ने जो बोला है, मम्मी ने जो किया है दैट इज करेक्ट। तो शी शुड बी लव एंड रिस्पेक्टेड, और मम्मी को हमेशा लव और रिस्पेक्ट करना चाहिए। एक्चुअली स्टोरी क्या है कि स्टोरी में जो लड़की है, शी वॉज अ लिटिल गर्ल, फाइन, शी वॉज अ लिटिल गर्ल, और ये बच्ची क्या करती है, ये स्टोरीज सुनना पसंद करती है अपने फादर से। दे वर 2 इन नंबर, एक भाई है इसको, जो का एक भाई भी है छोटा, और तीसरा इसका जो भाई है वो अभी उसकी मदर कैरी कर रही है, यानी कि वो पैदा होने वाला है, अभी हुआ नहीं है। इसलिए इसके जो फादर हैं जैक, वो इसको मोस्ट ऑफ द टाइम टेक केयर करते हैं बच्ची को, और साथ ही साथ में सोने से पहले एक स्टोरी डेली सुनाते हैं। अब जब स्टोरी सुनाते हैं तो उनमें एक कैरेक्टर होता है इनका, और वो कैरेक्टर यहाँ पे हम आगे पढ़ेंगे, सारी पूरी स्टोरी हम आगे पढ़ने वाले हैं। इतना ही अभी काफी है कि ये शुड विजार्ड हिट मॉमी बोलती है, और ये विजार्ड आप जानते हो कौन होते हैं, जादूगर होते हैं। और मॉमी किसकी है? ये अपने रोजर स्कंक, जो कि मेन कैरेक्टर है, जिसके लिए जो अपने फादर से लड़ जाती है। चलिए, और ये स्कंक स्टोरी का एक कैरेक्टर है। जोनी, इसको जो भी बोला गया शॉर्ट में, 4 ईयर ओल्ड गर्ल, जैसा मैंने आपको बताया, लविंग कॉल्ड एज जो, उसको लविंगली सारे फैमिली मेंबर्स जो बोलते हैं। जैक, फादर ऑफ जो, फादर है उसके। क्लेयरे कौन है? वाइफ है जैक की, यानी कि अपनी जो की मदर है, ठीक है। स्कंक कौन है? बेबी क्रिएचर है विद अ बैड स्मेल, रोजर स्कंक। यहाँ पे स्कंक कौन है? बैड स्मेलिंग क्रिएचर है।
मदर स्कंक कौन है? स्कंक की मदर है। आउल कौन है? यहाँ पे वाइज क्रिएचर है जो सॉल्व करता है प्रॉब्लम्स को, और यहाँ पे भी ये स्कंक की प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा। ये एक स्टोरी, यहाँ पे ये तो 3 मेन कैरेक्टर है, जो हो गया जैक और क्लेयर है। अभी ये स्कंक और मदर स्कंक स्टोरी के कैरेक्टर्स हैं जो इसके फादर जैक सुनाते हैं इस लड़की को। चलिए आगे बढ़ते हैं। विजार्ड जैसा कि बताया मैजिशियन है, और इसके साथ में अपनी समरी हम शुरू करते हैं। जैक वॉज द फादर ऑफ 2 लिटिल किड्स, जो एंड बॉबी। 2 भाई बहन है, जैसा मैंने बताया, एक तो जो है और दूसरा है बॉबी। हिज वाइफ क्लेयर वॉज कैरिंग देयर 3rd चाइल्ड, वो कैरी कर रही है अभी। जैक वुड टेल अ स्टोरी टू हिज डॉटर जो आउट ऑफ हिज हेड इन द इवनिंग। आउट ऑफ हिज हेड का मतलब है अपनी बनी बनाई कहानी, कोई ऑलरेडी फ्रेम्ड नहीं है वो स्टोरी, आउट ऑफ हेड बोलते हैं, कुछ भी सुना देना उस बच्ची को वो चाहते हैं। एंड मैम प्लीज कीप देम क्वाइट। Naps. This custom of storytelling began when Joe was 2 years old and it was continuing for the last 2 years. देखिए अभी 4 साल की बच्ची है, और जब वो 2 साल की थी ना, तब से स्टोरी टेलिंग का कंसेप्ट चल रहा है। Each new story only different, यहाँ पे आएगा different a bit from the basic tale. हर एक चीज सेम होता है उसमें, कुछ एक कैरेक्टर्स को बदल देते हैं बस उसके फादर। There always was a small creature usually named Roser. For example, Roser fish, Roser squirrel, Roser chipmunk, एक्सेट्रा। और अभी आज की जो स्टोरी थी जिसपे ये बहस करती है अपने फादर से, वो होता है रोजर स्कंक। ठीक है, ही ऑलवेज हैड सम प्रॉब्लम। अब इनके जो कैरेक्टर है, इसको कुछ एक प्रॉब्लम्स होती हैं, एंड ही वुड गो टू द वाइज आउल, और ये कहाँ पे चला जाता है? वाइज आउल के पास में जाता है। देन ही गॉट द सोल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम। वाइज आउल, The owl would tell him to go to the wizard, और आउल उन सारे क्रिएचर्स को, उन सारे कैरेक्टर्स को एक ही सोल्यूशन देता है कि आपको विजार्ड के पास जाना है। Who would perform a magic spell, जो मैजिक स्पेल परफॉर्म करेंगे, कुछ मंत्रोच्चारण करेंगे, that solve the problem, और उससे तुम्हारी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएगी गुड़ुम गुड़ुम करके। The wizard in turn would demand, और विजार्ड इसके टर्न में क्या डिमांड करेगा? कुछ पैसा चाहेगा, बिना पैसे के तो कुछ नहीं होता। Demand in payment a number of pennies greater than a number of roser creature had. आप यहाँ पे भी जो रोजर क्रिएचर है, चाहे वो स्क्वेरल है, चिपमुंक है, स्कंक है, कोई भी, उसके पास में इतना पैसा नहीं होता उसको देने के लिए, विजार्ड को देने के लिए, जितना वो मांगता है। But at the same time he would direct the animal to a place where the extra pennies could be found. लेकिन फिर विजार्ड ही उनको सजेस्ट करता है एक ऐसी जगह पे जाने के लिए जहां पे एक्स्ट्रा पेनीज रखे होते हैं, और वो वहां से लाके विजार्ड को पे कर देते हैं उस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के बदले में। ठीक है बेटा। देन रोजर वुड बिकम सो हैप्पी दैट ही प्लेड मैनी गेम्स विद अदर क्रिएचर। तब रोजर अपनी प्रॉब्लम का जब सॉल्यूशन मिल जाता है उस रोजर क्रिएचर को, तो वो बहुत ज्यादा खुश होता है और फिर हैप्पीली गेम्स खेलना शुरू कर देता है। रोजर देन वुड गो होम टू हिज मदर जस्ट। रोजर फिर अपनी मदर के पास में जाता है, और ठीक है, ये सारी की सारी स्टोरी अपनी आगे हम लोग देखते हैं। जैक देन वुड डिस्क्राइब देयर सपर एंड द स्टोरी वाज ओवर। ये सारी की सारी चीजें चलती रहती हैं। तो अब देखते हैं, जैक फाउंड दिस स्टोरी टेलिंग सेशन especially the timings on Saturday because Joe never fell asleep in naps anymore. वो सोती नहीं है बिना स्टोरी के, इसीलिए उसके फादर इस इवनिंग भी डिसाइड करते हैं एक स्टोरी सुनाना उसको। On Saturday, Jack asked Joe about whom the story should be today. तो उसको पूछते हैं कि आज किसके बारे में कहानी होने वाली है अपनी। Roger Skunk, she said firmly. तो वो बोलती है कि रोजर स्कंक की कहानी आप मुझे सुनाइए। A new animal, बोले नया एनिमल है ये। They must टॉक अबाउट स्कंक एट नर्सरी स्कूल। बोले हमारी मैम ने हमको नर्सरी स्कूल में स्कंक के बारे में बताया था। जैक स्टार्टेड द स्टोरी ऑफ अ टाइनी क्रिएचर स्कंक। तो स्कंक की कहानी उसके जो फादर हैं जो के वो बोलना शुरू करते हैं, सुनाना शुरू कर देते हैं। अब क्या होता है, हु लिव्ड इन अ डार्क डीप वुड्स, जो एक घने जंगलों में रहता था। कौन रहता था? रोजर स्कंक, जो इस स्टोरी का कैरेक्टर है, जो जैक सुना रहे अपनी बेटी जो को। हिज नेम वाज रोजर स्कंक एंड ही स्मेल्ड वेरी बैड। उसका नाम होता है रोजर स्कंक और स्मेलिंग बैड है। He smelled so bad that other animal of the jungle would not play with him. इतना गंदा स्मेल है उसका कि दूसरे जो एनिमल्स हैं जंगल के वो उसके साथ में खेलते ही नहीं है। अब क्या होता है, they would run away and Roser Skunk would stand there all alone. वो सारे भाग जाते हैं और रोजर स्कंक अपना अकेला रह जाता है। चलिए,
रोजर स्कंक वेंट टू द वाइज ओल्ड आउल एंड टोल्ड हिज प्रॉब्लम द सेम। जैसे कि सारी स्टोरीज में जैक अपनी बेटी को सुनाते हैं, हमने कैरेक्टर्स में भी देखा कि यहाँ पे एक ओल्ड वाइज आउल है दैट गिव्स द प्रॉब्लम ऑफ द सॉल्यूशन बाय सेंडिंग द क्रिएचर्स टू द विजार्ड, है ना, एंड विजार्ड इन रिटर्न टेक द पेमेंट आफ्टर सॉल्विंग द प्रॉब्लम्स। तो सेम थिंग हैपेंड देयर विद द स्कंक ऑल्सो, कि भाई जो वाइज ओल्ड आउल है उसने उसको बताता है रोजर स्कंक अपने प्रॉब्लम को। नाउ आउल आस्क्ड द स्कंक व्हाई ही डिड नॉट सी द विजार्ड, तो बोले आप विजार्ड से जाके क्यों नहीं मिलते हो। Then he went to the wizard and told that he smelled very bad and all the little animals used to run away from him। और उसको बोलते हैं कि सारे little animals मेरे से दूर चले जाते हैं, when I want to play with them, they all ran away, they all went away, चले जाते हैं। The wise old owl had told wizard that he could help in that manner। अभी अपने जो wizard हैं वो उनको एक क्या देते हैं, एक सॉल्यूशन देते हैं, बोले मैं हेल्प करूंगा, डेफिनेटली हेल्प करूंगा। The wizard took his magic wand and asked Roser Skunk what he wanted to smell like। अपना मैजिक वैंड लेते हैं, कौन, विजार्ड लेता है, और उसको बोलता है कि तुमको कैसा स्मेल चाहिए। तो रोजर स्कंक टोल्ड हिम दैट ही वुड लाइक टू स्मेल लाइक रोजेस, बोले मेरे को रोजेस वाला स्मेल चाहिए, गुलाब वाली खुशबू चाहिए मेरे अंदर से, ना कि बैड स्मेल। द विजार्ड चांटेड एंड रोजर स्कंक स्टार्टेड स्मेलिंग लाइक रोजेस। तो विजार्ड जैसे जैसे चांट करते हैं, चैंटिंग करता है शुरू, मंत्र बोलना शुरू करता है, तो रोजर स्कंक जो है वो स्मेलिंग लाइक रोजेस स्टार्ट कर देता है, यानी कि उसके अंदर से गुलाबों वाली खुशबू आने लगती है। The wizard asked Roser Skunk to pay 7 pennies. Now, when the things was over, when he got the solution, now his smell had converted into roses। अभी विजार्ड उसको बोलते हैं कि भाई मेरे को कितने पेनीज चाहिए, 7 पेनीज। यहाँ से आपको एमसीक्यूज में क्वेश्चन बन सकता है that how many pennies were demanded by wizard from Roser Skunk। So these were 7 pennies। अभी आपको एक चीज और ध्यान रखनी है कि स्कंक said that he had 4 pennies। स्कंक के पास में ऑलरेडी 4 pennies थे। यहाँ पे began to cry, रोने लगता है कि अभी वापस से विजार्ड मुझे बैड स्मेल में चेंज कर देंगे if I did not pay him the total amount of penny। The wizard directed Roser to go to the nearby magical well। अब विजार्ड, जैसे कि हमने देखा कि विजार्ड खुद से ही सॉल्यूशन दे देते हैं, वो उनको वो प्लेस बता देते हैं जहां पे वो एक्स्ट्रा पेनीज को ले सकते हैं, जहां से। तो मैजिक वेल बता देता है कौन, विजार्ड, कि वहां जाओ एंड ही वुड फाइंड द 3 पेनीज देयर, और तुमको वहां पे 3 पेनीज मिल जाएंगे। ठीक है। रोजर स्कंक टुक आउट द पेनीज फ्रॉम द वेल एंड गेव देम टू द विजार्ड। वेल से लेता है, विजार्ड को दे देता है रोजर स्कंक। Now all the other animals gathered around him because he smelled good, so good। अब सारे एनिमल्स उसके आसपास आ जाते हैं, क्यों? Because he was smelling good। They played various games and laughed। आनंद लेते हैं, मस्ती करते हैं, खूब गेम्स, बहुत सारे गेम्स खेलते हैं। And this time Roser Skunk was very happy। This was the story of Jack actually, जो वो अपनी बेटी जो को सुना रहे होते हैं। ठीक है। It began to get dark, so they all ran home to their mummies। सारे के सारे अपनी अपनी मम्मीज के पास में जाने लगते हैं क्योंकि अंधेरा हो चुका था, राइट। अब क्या होता है, जो थॉट दैट द स्टोरी वाज ऑल ओवर, तो इसी के साथ में जो ने सोचा कि स्टोरी तो खत्म हो गई। पापा ने आज तो बहुत ही अच्छी स्टोरी सुनाई कि मेरा जो मेन हीरो है, जो मेन कैरेक्टर है स्टोरी का, ही गॉट द सॉल्यूशन ऑफ हिज प्रॉब्लम एंड नाउ ही वाज प्लेइंग विद हिज फ्रेंड्स। चलिए, बट ऐसा होता नहीं है। When Roser Skunk went home, his mummy said that the smell was awful। बोले बहुत गंदी सी स्मेल है ये। जब रोजर स्कंक घर पहुंचता है, उसके फादर स्टोरी को कंटिन्यू करते हैं, और क्या होता है इधर कि उसकी जो मदर है रोजर स्कंक की, जब वो उस रोज स्मेल को देखती है, सूंघती है, उनको रियलाइज होती है, तो वो कहती है ऑफुल स्मेल है बहुत। शी आस्क्ड हु मेड हिज स्मेल लाइक दैट। और रोजर स्कंक से पूछती है कि भाई ऐसी ऑफुल स्मेल तुम्हारी किसने की। तो रोजर स्कंक सेड दैट विजार्ड डिड सो। रोजर स्कंक उसका बेटा था, तो उसने बता दिया कि भाई ये तो किसने की, विजार्ड ने की। She said that they were going right back to that wizard। अब वो डांटते उसको, बोलती चलो मेरे साथ उस विजार्ड के पास में चलते हैं जिसने तुम्हारी इस स्मेल को क्या किया, बैड स्मेल में कन्वर्ट किया। Even he had converted into rose smell, but she was taking it as bad smell। तो he said that all other animals would run away with his bad smell। वो अपनी मम्मा को खूब ही ज्यादा कहते हैं ना
परसुएट करता है, बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट करता है कि मम्मा प्लीज ऐसा मत करो, नीड नॉट टू गो टू द विजार्ड, ही डिड गुड, बट उसकी मदर बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करती इस चीज को। वो बता देता है कि कोई भी मेरे साथ में खेलता नहीं है, वो सारे भाग जाते हैं बिकॉज ऑफ माई बैड स्मेल, बट हिज मम्मी सैड शी डिड नॉट केयर, बोले मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता इस सबसे, तुमको तो विजार्ड के पास जाना है एंड वी आर गोइंग टू गेट द सेम स्मेल एज यू वाज प्रीवियसली। He should smell the way a little skunk should have smelled. बोले जैसे तुम थे मुझे वैसे के वैसे ही चाहिए, right? So she took Roser with her and went to the wizard. Wizard के पास पहुंच जाती है कौन? Mommy Skunk. When the wizard opened the door, she hit him with her umbrella and explained how the wizard magic infuriated her. तो जैसे ही विजार्ड गेट खोलता है, उसकी मदर अपने अम्ब्रेला से उसको हिट कर देती है, किसको? विजार्ड को, उसके सर पे मारती है। The wizard spelled another magic and Roser smelled as foul as he did earlier. और उसको क्या बोलती है कि जैसा मेरा बेटा था ना, मुझे वैसा का वैसा ही चाहिए। अब विजार्ड उसके डर की वजह से क्या करता है, वापस से अपने मैजिक को अपने स्पेल करता है मैजिक को और उसको सेम बैड स्मेल कर देता है किसको? रोजर स्कंक को। बट शी वॉज डिस्प्लीज्ड विद हिज न्यू एंडिंग। अब यहाँ पे आ गया अपना शी स्टैंड्स फॉर जो, बट जो है ना, शी वॉज डिस्प्लीज, शी वॉज नॉट हैप्पी विद दिस न्यू एंडिंग से, वो खुश नहीं है लड़की, एंड वॉन्टेड हर फादर टू मेक द विजार्ड हिट रोजर्स मॉमी। और वो क्या चाहती है कि पापा अभी स्टोरी खत्म नहीं करनी है, स्टोरी तब खत्म होगी जब विजार्ड भी स्कंक की मॉमी को हिट करेगा, क्योंकि मॉमी ने विजार्ड को हिट किया। विजार्ड ने तो अच्छा ही किया स्कंक के साथ में, लेकिन मॉमी ने क्या किया? विजार्ड को हिट किया। अब ये लड़की चाहती है कि एंडिंग स्टोरी की कैसे होनी चाहिए कि विजार्ड हिट करे रोजर की मम्मा को, बट जैक वाज नॉट रेडी टू मेक एनी चेंज एज ही थॉट जो शुड एक्सेप्ट हिम। लेकिन जैक, उसके फादर, इस स्टोरी के अंदर किसी भी तरीके का कोई भी चेंज नहीं चाहते हैं और चाहते हैं कि जो है ना वो उनकी बोली स्टोरी को एक्सेप्ट करे विदाउट क्वेश्चनिंग, बिना किसी क्वेश्चन के। जो प्रोटेस्टेड, बट जैक सेड दैट इट वाज डैडीज स्टोरी, बोले डैडी का स्टोरी है ये, एंड ही सेड देन रोजर स्कंक एंड हर मम्मा वेंट होम, और बोला कि रोजर स्कंक और उसकी मम्मा फाइनली घर चले जाते हैं। And they had supper, and when Roser Skunk was in bed, Mommy Skunk came up and hugged him and said she loved him very much. तो ये सारी स्टोरी खत्म हो जाती है अपनी कि जो जैक जो है स्टोरी का एंड कर रहे हैं कि ऐसे ऐसे होता है, दोनों सोने चले जाते हैं, मम्मा उसको हक करती है, एंड ही टोल्ड हर दैट द स्टोरी एंड्स देयर, और अपनी बेटी जो को बोलते हैं कि इसके साथ में हमारी कहानी जो है ना बेटा वो खत्म हो जाती है। बट एज यू नो द टाइटल ऑफ द चैप्टर शुड विजार्ड हिट मॉमी, तो इसका मतलब क्या है कि अपना जो विजार्ड है उसको भी मॉमी को हिट करना चाहिए। क्यों? क्योंकि मॉमी ने गलत किया किसके साथ में? विजार्ड के साथ में। विजार्ड ने अच्छा किया किसके साथ में? स्कंक के साथ में। ठीक है बेटे, तो चलिए ये स्टोरी भी अपनी कंप्लीट हो जाती है। लास्ट चैप्टर ऑन द फेस ऑफ इट रिमेनिंग, लेट्स कैरी ऑन विद दैट। ओके, चैप्टर नंबर 6 ऑन द फेस ऑफ इट, जल्दी से ये भी कंप्लीट करते हैं और इस तरीके से हमारी पूरी बुक कवर अप हो जाएगी। तो द फर्स्ट सीन इज लोकेटेड इन मिस्टर लैम्स गार्डन। यहाँ पे दो कैरेक्टर है अपने सामने बेटा, एक तो है मिस्टर लैम्ब और दूसरा है डैरी। मिस्टर लैम्ब एंड डैरी दोनों को भूलना नहीं है, पूरे चैप्टर के अंदर हम यही दोनों पढ़ने वाले हैं। ठीक है, ऑन द फेस ऑफ इट चैप्टर का टाइटल क्यों है? यू विल गेट इट एट द एंड ऑफ द चैप्टर, आपको ये पता लग जाएगा कि ये टाइटल क्यों है। तो फर्स्ट सीन यहाँ पे लोकेट होता है एज सून एज वी एंटर इन द चैप्टर ना, तो अपना मिस्टर लैम्ब का गार्डन वहां पे विजिबल होता है। सीन फर्स्ट के अंदर मिस्टर लैम्ब का गार्डन है, यहीं से चैप्टर की शुरुआत होती है। देयर इज एन ओकेजनल साउंड ऑफ बर्ड सॉन्ग एंड ऑफ द ट्रीज लीव्स रस्टलिंग। डेरीज फुटस्टेप्स आर हर्ड एज ही वॉक्स स्लोली एंड हेजिटेटिंगली थ्रू द लॉन्ग ग्रास। अब देखिए यहाँ पे बहुत ज्यादा शांति रहती है, कहाँ? मिस्टर लैम्ब के गार्डन में। ठीक, अब डैरी के जो फुट स्टेप्स हैं, डैरी एंटर करता है मिस्टर लैम्ब के गार्डन के अंदर। क्यों करता है? इसका एक रीजन है, जैसा कि मैंने बोला, ही वॉज वॉकिंग स्लोली एंड हेजिटेटिंगली थ्रू द लॉन्ग ग्रासेस, तो उसके फुट स्टेप्स को सुना जा सकता था। ही कम्स राउंड अ स्क्रीन ऑफ बुशेस व्हेन मिस्टर लैम्ब स्पीक्स टू हिम। बहुत चुपके चुपके धीरे धीरे आ रहा है, पर फिर भी मिस्टर लैम्ब उसकी आवाज सुन लेते हैं और वो उसको क्या बोलते हैं? ही इज क्लोज टू Daddy, he is close at hand. Naturally, Daddy is startled. तो ठीक है कि मैं यहाँ पे हूँ, ऐसा बोलते हैं। I'm here, तुम किससे डर के बच के भाग रहे हो? मैं हूँ यहाँ पे। तो अब जो डैरी है ना, he was startled. Startled का मीनिंग होता है surprised. He
thought that there would be no one in the garden, but as soon as Mr. Lamb spoke to him, he was startled. Mr. Lamb asked Derry to mind the apples. तो Mr. Lamb उसे क्या बोलते हैं? Please mind the apples. Means जो apples नीचे गिर गए गार्डन के अंदर, उनको थोड़ा भाई देख के चलो. Derry inquires about the person. तो वो देखता है चारों तरफ की कौन बोला ये मुझे. Mr. Lamb gives him name and again asked him to mind the apples. अपना नाम बता देते हैं और फिर से बोलते हैं that mind the apples. He adds that those are crab apples. बोले बहुत ज्यादा crab apples हैं ये and they have been blown down from the tree by the wind. पके हुए हैं ये और गिर गए हैं पेड़ों से and are lying on the long grasses. The boy could step on one of them and fall. Derry tries to explain. अब Derry बात करना शुरू करता है. He says that he thought that there was an empty place. तो बोलता है कि मैंने तो सोचा था कि ये कोई empty place है, यहाँ पे कोई भी नहीं मिलेगा. He did not know there was anybody there. बोले मुझे नहीं पता था कि यहाँ पे कोई होगा. Mr. Lamb asked him not to be afraid. Now ये जो Mr. Lamb है ये बोलते हैं डरने की जरूरत नहीं है और एक्सप्लेन करते हैं कि जो हाउस है ये मेरा है और ये गार्डन भी मेरा है. ठीक है. He observed that such a beautiful day is not worth sending indoors. और Mr. Lamb क्या बोलते हैं कि that I realized कि इतना सुंदर दिन है ये और मैं इसको इंडोर्स में कैसे स्पेंड कर सकता था. That's why I thought to come to the garden. Right? Well, I looked at you. Derry panics and says that he has got to go. अब Derry परेशान हो जाता है because there was a reason. क्योंकि जो Derry है ना बेटा, one side of his face had burnt with acid. एक साइड उसका चेहरे की जो एक साइड थी ना वो जल चुकी थी और वो अवॉइड करता था लोगों की प्रेजेंस को. That's why when he found that Mr. Lamb was there in the garden, he wanted to go back to his home. अपने घर वापस जाना चाहता है. Mr. Lamb assures him that he would not feel disturbed on his account. He doesn't mind who comes into the garden. बोले तुम मेरी प्रेजेंस को लेके परेशान मत हो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता मेरे गार्डन में कौन आता है. The gate is always open. बोले मेरे गार्डन का जो दरवाजा है हमेशा खुला रहता है. It was only the boy who climbed the garden wall. बोलते हैं कि तुम ही गार्डन वॉल से आए हो, वरना तो मेरे जो गार्डन का दरवाजा है ना हमेशा खुला रहता है. Derry is angry that the old man had been watching him. अब Derry को गुस्सा आ जाता है कि ये ओल्ड मैन तो मुझे बहुत पहले से वॉच कर रहा था. Mr. Lamb welcomes Derry, but Mr. Lamb उसको वेलकम करते हैं. और एक चीज यहाँ पे Derry को सीखने को मिलेगी मिस्टर लैम्ब से, वो क्या है वो हम आगे चैप्टर में देखते हैं. Derry explains that he had not come to steal anything. Derry बोलता है कि सर देखिए मैं आपके गार्डन में किसी चीज को चुराने नहीं आया हूँ. Mr. Lamb assures him that he hadn't. Mr. Lamb भी उसको अश्योर करते हैं कि मैंने ऐसा कब बोला that you are here for stealing something. He further adds that only the young lads steal. वो बोले कि जो छोटे बच्चे होते हैं ना वो कई बार क्या करते हैं, चोरियां कर लेते हैं. They steal apples from the garden. और सिर्फ क्या चुराते हैं? Apples. He is not that young. वो बोले वो तुम इतने छोटे नहीं हो ना. Derry explains that he just wanted to come into the garden. He wants to go and say goodbye. बोले अब मैं जाना चाहता हूँ और आपको गुड बाय बोलना चाहता हूँ. मैं तो सिर्फ आया था यहाँ पे अकेला सोच के इस जगह को खाली देख के. Mr. Lamb tells him that there is nothing to be afraid of. Mr. Lamb बोलते बोले डरने की जरूरत नहीं है. It is just a garden and only one person, that is me. He himself is there. बोले मैं ही हूँ यहाँ पे, पूरा गार्डन खाली है, आराम से बैठो. Derry then says that people are afraid of me. तो Derry उनको क्या बोलता है कि लोग मुझसे डरते हैं. क्यों डरते हैं? क्योंकि उसका एक साइड का जो चेहरा था that was burnt as I told you. He asked Mr. Lamb to look at him and after seeing his face he might think that he is the most frightful and ugliest thing. वो क्या बोलता है Mr. Lamb, आप भी मेरी तरफ देखिए, आप मुझे एक बार देखोगे ना तो आप भी डर जाओगे और आप सोचोगे कि मैं मोस्ट फ्राइटफुल और अगलिएस्ट थिंग हूं इस धरती का. Derry says that when he looks in the mirror and sees his face he is afraid of it. तो Derry बोलता है जब मैं खुद ही मेरे चेहरे को देखता हूं ना मिरर में तो मैं खुद से ही डर जाता हूं, सामने वाला तो डरेगा ही डेफिनेटली. तो मिस्टर लैम्ब सेज दैट द होल ऑफ हिज फेस इज नॉट फ्राइटनिंग. मिस्टर लैम्ब बोलते हैं कि तुम्हारा पूरा चेहरा थोड़ी ना फ्राइटनिंग है, वन साइड है. देयर इज अ पॉज, थोड़ी देर दोनों शांत हो जाते हैं, रुक जाते हैं. मिस्टर लैम्ब नाउ चेंजेस द टॉपिक. अब मिस्टर लैम्ब क्योंकि इस टॉपिक पे बहुत ज्यादा डिस्कशन हो चुका था एंड द बॉय वाज रिपीटिंगली सेइंग अबाउट हिज फेस, बर्न्ड फेस एंड द अवॉइडनेस ऑफ द पीपल. तो अब मिस्टर लैम्ब इस टॉपिक को चेंज करते हैं. ही सेज व्हेन इट इज अ बिट कूलर he will get the ladder and a stick and pull down those crab apples. टॉपिक चेंज करते बोलते हैं
कि शाम को थोड़ा सा जब ठंडा हो जाएगा ना तो मैं क्या करूंगा, ठंडक हो जाएगी तो मैं एक लैडर लगाऊंगा और इन क्रैब एप्पल्स को तोड़ लूंगा। दे आर राइप फॉर मेकिंग अ जेली, बोले सारे पक गए हैं, राइप हो गए हैं, एंड दे आर रेडी टू मेक अ जेली। September is the right time of year for it, और बोले September right time है इसके लिए, अभी September का ही टाइम चल रहा था। The apple look orange and golden. He tells Daddy that he could help him. और डैडी को बोलते हैं क्या तुम मेरी हेल्प करोगे क्रैब एप्पल्स को तोड़ने में? डैडी ask him what he has changed the subject for. तो अब डैडी को समझ में आ जाता है कि मिस्टर लैम्ब जो है वो इस टॉपिक को अभी चेंज कर रहे हैं। तो बोले क्या रीजन है, आप क्यों टॉपिक को चेंज किया आपने? He says that the old man does not ask him because he is afraid to do so. Daddy says that he doesn't like being with people. Daddy बोलता है मुझे लोगों के साथ में रहना, उनसे मिलकर रहना पसंद नहीं है। Mr. Lamb makes a guess. तो ऐसा क्यों है? Perhaps the boy got burned in a fire. तुम इसलिए ऐसा कर रहे हो कि तुम्हारा चेहरा आग से जल गया है। Daddy says that he got acid all down that side of his face. बोले आग से नहीं, एसिड से। It burned it all away. पूरा चेहरा जल गया मेरा, किसकी वजह से? Only by acid. Daddy asked Mr. Lamb if he is not interested. Daddy बोलता है कि Mr. Lamb से कि अगर आप इंटरेस्टेड नहीं हो तो Daddy asked Mr. Lamb if he is not interested. The old man says he is interested. बोले मैं आप तुम्हारी बातों में पूरे तरीके से इंटरेस्टेड हूँ। Anybody and anything made by God, even grass, rubbish, weeds, flowers, fruits, सारी चीजें बोले भगवान ने बनाई है, इसमें इंसान का कोई दोष नहीं है। He observes that it is all life developing just as they are. When Daddy says that they are not the same, Daddy जब बोलता है ना कि हम दोनों सेम नहीं हैं, आप ठीक हो, मैं ऐसा हूं, मैं बर्न फेस वाला हूं। Mr. Lamb says that there is no difference. Mr. Lamb बोलते हैं कि तुम क्या सोच रहे हो कि हम सेम नहीं हैं? बोले बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। He is old, तो बोलते हैं मैं तो बूढ़ा हूं। Daddy is young, तुम यंग हो, and has got a burned face, तुम्हारा चेहरा जला हुआ है। The old man has got a tin leg, तो बोले मेरे tin leg लगा हुआ है। ठीक है, tin leg का मतलब वो भी कैसे थे? He was not in good condition. उनको भी एक tin leg था। His real one got blown off years back in the war. तो यहाँ से आपका क्वेश्चन बिल्कुल डेफिनेटली बनता है कि यहाँ पे आपको क्वेश्चन में पूछ सकता है कि what were the similarities और what were the differences. ठीक है, दोनों के, डैडी और मिस्टर लैम्ब का। तो उनका भी जो एक लैग था ये ब्लोन ऑफ हो गया था ईयर्स बैक इन दी वॉर, जब वॉर चल रहा था। सम किड्स कॉल हिम लैमी लैम्ब, बच्चे उनको लैमी लैम्ब बोलते हैं, बट इट डजंट डिस्टर्ब हिम, लेकिन ये चीज उनको बिल्कुल परेशान नहीं करती। देयर आर प्लेंटी ऑफ थिंग्स अदर देन हिज लैग टू स्टेयर एट, बोले काफी सारी चीजें हैं, लोग मेरी लैग को ही क्यों देखेंगे, बहुत सारी चीजें देखने को। ही रेफर्स टू द ब्यूटी एंड बीस्ट, वो कहानी सुनाते हैं किसकी, ब्यूटी और बीस्ट वाली कहानी, आप लोगों ने भी सुनी होगी। डैडी सेज दैट नो वन will kiss him, he wouldn't change. तो डैडी फिर बोलता है कि because of my burned face मुझे कोई किस नहीं करेगा कभी भी। डैडी says that people talk about persons who are in pain and brave and never cry or complain and don't feel sorry for themselves. People try to console people suffering from physical impairments by asking them to think all those people worse off than of them. बोले डैडी बोलता है कि लोग मुझ पे ना ऐसे रहम खाते हैं कि इतना बेचारे का चेहरा जल गया, ऐसा हो गया, वैसा हो गया, तो ये सारी चीजें तो लोग खूब बोलते हैं। They might have been blinded or born deaf or have to live in a wheelchair or be insane or dribble, but all this will not change his face. बोले काफी तरीके के लोग हैं, काफी सारी बोलते हैं ना डिफरेंसेस लोगों के अंदर होते हैं, कोई ब्लाइंड होता है, कोई व्हील चेयर पे होता है, ठीक है, बट लोगों की जो ओपिनियन रहती है उनके लिए कहीं ना कहीं कैसी रहती है, कहते हैं बहुत ज्यादा ऐसी रहती है जिससे कि सामने वाला क्या हो जाए, कहीं ना कहीं उन चीजों को सुन के वो परेशान हो जाए। तो इवन टू टोटली स्ट्रेंज पर्सन कॉल हिम टेरिबल, अब इवन कोई इंसान जो मुझे जानता नहीं है वो भी मुझे टेरिबल ही बोलता है। डैडी रिपीट्स दैट ही डजंट लाइक बीइंग नियर पीपल, वापस रिपीट करता है मुझे लोगों के आसपास रहना पसंद नहीं है, एंड स्पेशली व्हेन दे स्टेयर एट हिम, और जब तो बिल्कुल भी नहीं जब लोग मुझे देख रहे हों, एंड व्हेन ही सीज वेट Daddy repeats that he doesn't like being near people. Daddy क्या बोलता है कि मेरे को लोगों के पास में रहना बिल्कुल पसंद नहीं है, स्पेशली जब वो स्टेयर कर रहे हो, जब वो देख रहे हो मेरे चेहरे को। When he sees them being afraid of him, और मुझे ऐसा लगता है कि वो लोग मुझसे डर रहे हैं। Mr. Lamb then tells him that the story of a man. Mr. Lamb उसको एक स्टोरी सुनाते हैं एक इंसान की, किसको, डैडी को, और वो स्टोरी क्या होती है जल्दी से देख लेते हैं।
was afraid of everything in the world, so he looked. There was a man who was afraid of everything, जो सारी चीजों से डरता था। बोले किसी हर चीज का उसको डर रहता था, इसीलिए उसने क्या कर लिया, so he locked himself in a room and stayed in his bed, और अब एक कमरे में खुद को लॉक कर लिया उसने, और बोले सारा टाइम अपने बेड पे ही पड़ा रहता था। A picture fell off the wall onto his head and killed him, और फिर उसी के रूम का बेड के ऊपर जो पिक्चर लगा था ना, जो पेंटिंग लगा था, वो उसके सर पे गिर जाता है और वो इंसान मर जाता है। तो बोले these are not the थिंग्स, चीजों को हमें अवॉइड नहीं करना है, फेस करना है, ठीक है। तो डैरी सेज दैट द ओल्ड मैन सेड पिक्यूलर थिंग्स, डैरी बोलता है आप तो बड़ी स्ट्रेंज चीजें लेके आ रहे हो, एग्जांपल्स दे रहे हो मुझे। देन ही आस्क्ड व्हाट ही डज ऑल डे, बोले आप सारा दिन करते क्या हो मिस्टर लैम। मिस्टर लैम रिप्लाइज दैट ही सिट्स इन द सन, मैं धूप में बैठता हूँ, आई रीड बुक्स, मैं किताबें पढ़ता हूँ, एंड हिज हाउस इज फुल ऑफ बुक्स, बोले मेरा घर पूरा किताबों से भरा हुआ है। हाउस हैज नो कर्टेन्स एज ही डज नॉट लाइक शटिंग थिंग्स आउट, बोले You cannot get a single curtain in my house, क्योंकि मुझे चीजों को बंद करके कवर करके रखना सही नहीं लगता। He likes the light and darkness, मुझे लाइट और डार्कनेस दोनों ही पसंद है। Hears the wind from the open windows, Daddy too hears the sound of the rain on the roof, दोनों सिमिलरिटी क्या है कि दोनों को ही इनको तो विंड को सुनना विंडोज से पसंद है और इसको साउंड ऑफ द रेन सुनना पसंद है। When it is raining, मिस्टर किसको पसंद है रेनिंग, डैरी को। When Mr. Lamb observes that if he hears things, he is not lost, बोले जब हम दूसरी चीजों पे कॉन्सेंट्रेट करते हैं, दूसरी चीजों को सुनते हैं, तो हम क्या नहीं होते, लॉस्ट नहीं होते, ठीक है। डैरी सेज दैट पीपल टॉक अबाउट हिम डाउनस्टेयर्स, डैरी बोलता है कि बहुत सारे लोग मेरे बारे में भी नीचे बात कर रहे थे। व्हेन ही इज नॉट देयर, जब मैं वहां नहीं होता हूं ना, तो वो लोग बात कर रहे होते हैं मेरे बारे में। दे सीम टू बी वरीड अबाउट हिम, और बोले वो लोग मेरे लिए चिंता करते हैं कि इसका क्या होगा। सेम एज माई पेरेंट्स एंड हिज फ्यूचर, मेरी और मेरे भविष्य की चिंता करते हैं। मिस्टर लैम गिव्स हिम अ वेरी इंस्पायरिंग एडवाइस, वो उसको एक, मिस्टर लैम बीइंग एन ओल्ड मैन, वो उसको एक एडवाइस देते हैं, और वो एडवाइस क्या होती है कि he will get on the way he wants like all the rest as he has all the God giving organs, बोले तुमको जो करना है तुम वो करो, क्योंकि भगवान ने तुमको सारे ही ऑर्गन्स, गॉड गिवन ऑर्गन्स तुम्हारे पास हैं, तो तुम दूसरों की बात क्यों सोचते हो, क्यों उनकी चिंता करते हो। he could even get on better than all the rest, तुम औरों से ज्यादा अच्छा कर सकते हो चीजों को, if he determined to do so, बोले अगर तुम डिटरमिन कर लो तो तुम दूसरे लोगों के कंपैरेटिवली ज्यादा अच्छा कर सकते हो। मिस्टर लैम टेल्स डैरी दैट ही हैज हंड्रेड्स ऑफ फ्रेंड्स, बोलते हैं मिस्टर लैम बोलते हैं डैरी को कि मेरे 10 लाख है, लेकिन हंड्रेड्स ऑफ फ्रेंड्स है मेरे। And the gate is always open. People come in. Kids come for the apples, pears, and for toffees. बच्चे लोग आते हैं. He makes toffees with honey. Sometimes his friendship may be one-sided. बोलते हैं कि कई बार मेरी फ्रेंडशिप one-sided होती है, सिर्फ मैं ही उनको फ्रेंड्स मानता हूँ, वो दोबारा लौट के भी नहीं आते। Sometimes his friendship may be one-sided, even if Daddy might never see him again. और हो सकता है तुम भी वापस मुझसे मिलने ना हो। Mr. Lamb would be still his friend, बोले तुम भले ही मुझसे वापस मिलने नहीं आओगे, लेकिन मैं फिर भी तुम्हारा फ्रेंड रहूंगा। He tells Daddy that hating others is bad, बोले दूसरे लोगों को हेट नहीं करना, नफरत नहीं करनी है किसी से भी, ये गलत बात है। It harms more than any bottle of acid, ये ना बॉटल ऑफ एसिड इतना हार्म नहीं करता जितना हेट करता है। एवरीथिंग इज द सेम बट एवरीथिंग इज डिफरेंट, सारी चीजें सेम भी हैं और सारी चीजें डिफरेंट भी हैं। डैरीज एटीट्यूड शोज अ ग्रेजुअल चेंज, अभी मिस्टर लैम की बातें सुन के डैरी के एटीट्यूड में कुछ ग्रेजुअल चेंजेस आते हैं, स्लो चेंजेस आते हैं। ही वॉन्ट्स टू कम देयर अगेन, वापस वहां पे मिस्टर लैम के पास में, उनकी कंपनी उसको अच्छी लगती है, वापस से वो आने की कोशिश करता है, वो चाहता है कि वो बार बार मिस्टर लैम के पास में आए, बिकॉज ही वॉज फीलिंग पॉजिटिव इन हिज कॉन्वर्सेशन। He thinks that the other friends of Mr. Lamb might go away if he came. तो बोलता है कि सो फिर ये भी सोचता है कि मिस्टर लैम के जो दूसरे फ्रेंड्स हैं कहीं ऐसा ना हो वो इधर आना बंद कर दे अगर मैं आया तो। मिस्टर लैम assures him that the people are not afraid of him because he is not afraid of them. बोले लोग तुमसे नहीं डरते क्योंकि तुम लोगों से नहीं डरोगे तो लोग भी तुमसे नहीं डरेंगे। Daddy wants to stay there but he wants to inform his mother where he is. अभी मिस्टर लैम की बातें उसको इंस्पायर तो बहुत कर रही हैं, उसका जो एटीट्यूड है वो भी नेगेटिविटी से पॉजिटिविटी की तरफ चेंज हो रहा है, बट फिर भी उसको क्या करना था, इन्फॉर्म करना था अपनी मदर को कि वो कहाँ पे है। His house is 3 miles away, उसका घर 3 miles अवे था मिस्टर लैम के गार्डन से, and he asked मिस्टर लैम to run there and inform his mother. बोलता है मैं वापस आता हूँ मम्मा को इन्फॉर्म करके। Daddy asked the old man about the persons who come there.
उन सारे लोगों के बारे में भी पूछते हैं डैरी मिस्टर लैम्ब से जो वहां पे आते थे। ही थिंक्स दैट नोबडी ever comes there. The old man is there all by himself and miserable. बोले मैं अपनी मिजरेबल कंडीशंस के साथ में यहाँ पे अकेला ही रहता हूँ, कोई बहुत ज्यादा नहीं आता। No one would know if he were alive or dead and nobody cared. बोले मेरी किसी को चिंता नहीं है कि मैं जिंदा हूं मर गया हूं, किसी को मेरी कोई केयर नहीं है। डैरी सेज दैट ही विल कम बैक, तो बोले मैं जरूर वापस आऊंगा। देन डैरी रन्स ऑफ। डैरी अभी ये बोल के मिस्टर लैम्ब को कि मैं वापस आऊंगा वहां से चला जाता है। इन द सेकेंड सीन क्या होता है, यहां तक की स्टोरी फर्स्ट सीन में कंप्लीट हो जाती है कि डैरी जो है मिस्टर लैम्ब के गार्डन से ये बोल के चला जाता है दैट ही हैड टू इन्फॉर्म हिज मदर। सेकेंड सीन स्टार्ट होता है और हम लोग देखते हैं कि जो डैरी है और उसकी जो मदर है वो हमारे सामने आते हैं और अभी डैरी इन्फॉर्म करता है अपनी मदर को अबाउट द लेम ओल्ड मैन। अपनी मदर को इन्फॉर्म करता है लेम ओल्ड मैन के बारे में, यानी कि मिस्टर लैम्ब के बारे में। शी टेल्स हिम नॉट टू गो देयर। अब उसकी मदर उसको क्या बोलती है कि तुमको वापस वहां नहीं जाना है मिस्टर लैम्ब के पास में। डैरी सेज दैट ही वांट टू गो देयर, बोलता है मुझे तो जाना है। सिट एंड लिसन टू थिंग्स एंड अ लुक, मेरे को सुनना है उनसे और चीजों को देखना है। नोबडी एल्स हैज एवर सेड द थिंग्स द ओल्ड मैन हैज सेड। बोले मेरे से इस तरीके से बातें किसी ने भी नहीं की जैसे उस ओल्ड मैन ने, मिस्टर लैम्ब ने मेरे साथ बात की, मेरे साथ में ट्रीट किया, ऐसे किसी ने नहीं किया। व्हेन हिज मदर सेज दैट ही इज बेस्ट ऑफ देयर, डैरी सेज ही हेट्स। बोले ही इज बेस्ट ऑफ देयर, डैरी सेज ही हेट्स इज देयर। He hates there. He no longer cares about his face. बोले कि मुझे मेरे अब फेस की कोई चिंता नहीं है, इट इज नॉट इम्पॉर्टेंट, जरूरी नहीं है ये। इट इज वॉट ही थिंक्स, फील्स, सीज, हियर्स एंड फाइंड्स आउट दैट इज इम्पॉर्टेंट। अब वो जो चीजें उसके लिए जरूरी है उन्हीं को सुनना, उन्हीं को देखना पसंद करेगा, चेहरे को नहीं। बोले मेरे को मेरे चेहरे की ना तो कोई चिंता है, ना ही मुझे इसका कोई डर है, ना ही मुझे दूसरे लोगों की कोई केयर है। ही इज गोइंग देयर टू हेल्प द ओल्ड मैन। अभी वो चलना शुरू करता है अपने घर से, बिकॉज वी हैव सीन इट वॉज 3 miles अवे फ्रॉम मिस्टर लैम्ब्स गार्डन। तो वहां से चलना शुरू करता है कहां पे, मिस्टर लैम्ब के गार्डन में। इफ ही डजंट गो बैक देयर ही विल नेवर गो एनीवेयर इन दैट वर्ल्ड अगेन। और अपनी मदर को बोलता है कि अगर आपने मुझे वहां पे नहीं भेजा ना तो मैं आज के बाद कहीं भी नहीं जाऊंगा। द थर्ड और लास्ट सीन अपना स्टार्ट होता है, अगेन लोकेट होता है मिस्टर लैम्ब के गार्डन में और डैरी रीच करता है, पहुंच जाता है मिस्टर लैम्ब के गार्डन के अंदर। ठीक है, ही फाइंड मिस्टर लैम्ब लाइंग ऑन द, अभी वो क्या देखता है गार्डन में एंटर करते ही कि जो मिस्टर लैम्ब है ही वॉज लाइंग ऑन द ग्रास विद द लैडर। वो ग्रास पे पड़े हुए थे अपनी लैडर के साथ, अपनी सीढ़ी के साथ। जैसा कि हमने फर्स्ट सीन में देखा कि मिस्टर लैम्ब क्या बोल रहे थे कि अभी मैं लैडर पे चढ़ूंगा, क्रैब एप्पल्स को तोड़ लूंगा, तो वो ही कर रहे थे, लेकिन उनकी लैडर और वो घास पे पड़े हुए हैं। डैरी टेल्स हिम दैट ही हैज कम बैक। उनको बहुत बोलता है कि मैं वापस आ गया मिस्टर लैम्ब, आई एम बैक। Since Mr. Lamb fails to respond, लेकिन मिस्टर लैम्ब का कोई रिस्पॉन्स डैरी को नहीं मिलता है। डैरी kneels by him and begins to weep, अपने घुटनों पे बैठ जाता है और रोने लगता है। And the curtain falls, और इसके साथ में ही जो कर्टेन है पर्दा गिर जाता है, यानी कि अपना जो ड्रामा है, अपना जो नाटक है ये खत्म हो जाता है। द प्ले हैज अ वेरी पैथेटिक एंड। तो आपको पूछे कि प्ले ऑन द फेस ऑफ इट का जो एंड है वो कैसा है, तो इट इज पैथेटिक। So with that we have completed the entire book Vistas. Hopefully you like the video. For getting same videos you must subscribe the channel and like the videos. Share them too.